नया एएस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, प्रैक्टिकल एएस है, ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं है इसमें कुछ, बट लॉजिकल है। आने से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा। लास्ट टाइम आया नहीं तो थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाता है। नॉर्मली तुम लोग देख रहा होगा कि आजकल जो भी देखो तो बोलता है यार कंस्ट्रक्शन लाइन में पैसा है, कंस्ट्रक्शन लाइन में पैसा है। ठीक है, तो बेसिकली ये उन लोगों के लिए ही है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। यानी कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो पार्टियों का, एक वो है जो प्रोजेक्ट करवा रहा है, एक वो है जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करके दे रहा है। ठीक है, सपोज तुम्हारा माटी है, तुमने एक बिल्डर को अपॉइंट किया, बोला यहाँ बिल्डिंग बना दो, राइट? तो तुम क्या कर रहा है, करवा रहा है वहां पे, और वो करके दे रहा है। तो जो करके दे रहा है वो हो गया कॉन्ट्रैक्टर, और जो करवा रहा है उसको बोलता है कॉन्ट्रैक्टी। लेट्स से सपोज एक गवर्नमेंट का ब्रिज बनाना है। आजकल हम लोग देखते हैं कि अपना सराउंडिंग में कितना सारा ब्रिज बन रहा है। अभी जो ब्रिज बनना चालू होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, कोटेशंस मंगवाती है एंड एक वेंडर को ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देती है तो क्या उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते होंगे, फीस वगैरह डिसाइड होती होगी, कैसे पे आउट होगा, आपको कितने दिन में काम करके देना है, स्टैंडर्ड क्या रहेगा, यदि बिलो स्टैंडर्ड आपने काम किया तो आपके ऊपर पेनलाइज भी हो सकता है, राइट? इफ टाइम से पहले आपने काम करके दे दिया तो आपको इंसेंटिव वगैरह मिलेगा। ये सारी चीजें उस कॉन्ट्रैक्ट में रहती होगी ना, राइट? गवर्नमेंट जब भी ऐसा प्रोजेक्ट देते हैं जो बड़ा बड़ा है, कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट तो 5 इयर्स 7 इयर्स 10 इयर्स के ड्यूरेशन का भी होता है, उससे लंबा भी हो सकता है। अब सोचो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने कॉन्ट्रैक्ट उठाया है, जिसको 7 साल 10 साल या 5 साल लगेगा, एक्चुअल में वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा 5 साल 7 साल के बाद में, तभी जाके उसको पता चलेगा उस कॉन्ट्रैक्ट से उसका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। लेकिन ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट वो अपने बुक्स में कुछ दिखाएगा ही नहीं क्या? अब 1 साल उसने पूरा काम किया उस प्रोजेक्ट पे, अब प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ है, फिर नेक्स्ट ईयर करेगा, फिर उसके नेक्स्ट ईयर करेगा, तो फर्स्ट ईयर के एंड में उस बेचारे कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ कमाया ही नहीं है क्या? एज पर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग जितना काम कर देते हैं उतना तो ड्यू हो जाता है ना। अब वो जरूरी थोड़ी ना है, सपोज किसी कॉन्ट्रैक्टर को हमने बोला 6 बिल्डिंग बना के देना, ठीक है? अब वो 6 बिल्डिंग में से समझ लो उसने पहला बिल्डिंग बनाना चालू किया, पहला बिल्डिंग फर्स्ट ईयर में बना दिया उसने, बाकी 5 बिल्डिंग बनानी है, तो क्या उसने कुछ भी नहीं कमाया क्या? एटलीस्ट फर्स्ट बिल्डिंग जितना तो रेवेन्यू उसने अर्न कर लिया होगा ना, उतना तो उसका ड्यू हो चुका है। अब डिपेंड करता है एग्रीमेंट के ऊपर में। नॉर्मली कभी भी कोई भी एग्रीमेंट ऐसा नहीं होता जहां पे ये बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तब पैसा देंगे। जैसे कि आपने अपने घरों में देखा होगा कि आप लोग क्या करते हो, बहुत बार इंटीरियर या फर्नीचर का काम करवाना होता है, तो आप लोग क्या करते हो, हायर करते हो लेबर को, उसको बोलते हो कि काम करके देना, सामान कभी कभी आप बोलते हो कि तुम ही लेके आना या फिर हम प्रोवाइड कर देंगे, तुम काम करके देना। लेकिन आपने कभी देखा है पूरा घर का फर्नीचर बन जाता है तब आपके पेरेंट्स पेमेंट करते हैं या बीच बीच में वो थोड़ा थोड़ा पेमेंट लेते रहते हैं? थोड़ा थोड़ा लेते रहते हैं ना पैसा, क्यों? वही तो प्रोसेस है। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली AS7 का रिक्वायरमेंट ये था, ये जो कॉन्ट्रैक्टर लोग होते हैं कैसे इन लोग अपने बुक्स में ईयरली बेसिस पे एट द एंड ऑफ द ईयर रेवेन्यू एंड कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट में ही प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके तो मेरा प्रॉफिट होगा, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट ईयर जाते जाते वो प्रोजेक्ट लॉस में चला जाए। बिकॉज जिस एस्टिमेशन से आपने कॉस्ट को एस्टिमेट किया था कि मेरा लेबर इतने में आ जाएगा, मेरी मशीनरीज ऐसे हो जाएगी, मैं ऐसे ऐसे काम एग्जीक्यूट कर दूंगा, लेकिन जब काम एग्जीक्यूट करने जाते हो तो आपके खर्चे ज्यादा लग रहे हैं। तो हो सकता है जितने में आपने कॉन्ट्रैक्ट उठाया कि सपोज आपने बोला कि एक काम में 100 रुपए में कर दूंगा, फर्स्ट ईयर आपने उस पर 20 रुपए का काम भी कर दिया और आपको ऐसा लग रहा था कि नेक्स्ट ईयर 30 रुपए का और काम करूंगा, पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, 50 रुपीज का मेरा प्रॉफिट। बट माइट भी पॉसिबल कि नेक्स्ट ईयर उस काम को खत्म करने में आपके 50 रुपए लग गए। ऐसा बहुत सारा सर्कमस्टेंसेस होता है जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते हो। तो पूरा का पूरा AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मेरा कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर है, नॉट कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी कौन हो गया? द पर्सन हु गिव्स द कॉन्ट्रैक्ट and the person who executes the contract or completes the contract is known as contractor। तो हम यहाँ पे जो पूरा का पूरा बात करेगा बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर का बात करेगा, बिकॉज ऑडिट इनका होता है, इनका नहीं। इज इट क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, काम करके दे रहा है, जैसे ब्रिज बना के दे रहा है, डैम्स बना के दे रहा है, रोड्स बना के दे रहा है, तो उन लोग कैसे अपने बुक्स में
रेवेन्यू एंड कॉस्ट को शो करेगा, दैट इज द ओवरऑल लर्निंग अंडर AS7। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिव में कौन आ रहा है? कॉन्ट्रैक्टिव में गवर्नमेंट आ गया। जैसे गवर्नमेंट ने तुम्हें ब्रिज बनाने का ऑर्डर दिया, तुम ब्रिज बना रहे तो तुम हो गया कॉन्ट्रैक्टर, और गवर्नमेंट क्या होगी? कॉन्ट्रैक्टी। गवर्नमेंट ने तुम्हें प्रोजेक्ट दिया है काम करके देने के लिए। ठीक है, आई बात समझ में? इसमें तो ऐसा भी हो सकता है ना, दोनों को एक ही लगता है। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। जब एक ही होता है तो वहां AS7 नहीं लगता। जब तुम्हारा ही जगह तुम उस पर घर बना रहे है तो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं ना। तुम अपने आप से कैसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे? जमीन तुम्हारा, तुम बिल्डिंग उस पर तुम ही बना रहे हो, तो तुमने अपने आप से कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपने सोगा वगैरह में ये सब में पढ़ा होगा, एटलीस्ट 2% तो चाहिए ना, कंसिडरेशन होना पड़ेगा आमने सामने। तो यानी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए हमें 2 लोग चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्टी और एक कॉन्ट्रैक्टर। और ये नॉर्मली बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में ही होता है। जैसे कि आजकल आपने देखा है कि L&T का नाम सुना होगा, बड़े बड़े लार्सन एंड टर्बो, वो क्या करती है? प्रोजेक्ट्स लेती है बड़े बड़े ब्रिजेस एंड ये सब बनाने का। तो ये ब्रिज बनाने के जो प्रोजेक्ट है, आपको क्या लगता है कि 1 साल में खत्म हो जाते हैं क्या? इसको तो 4-4 साल, 5 साल, कभी कभी उससे ज्यादा पीरियड भी लगता है। तो उन लोग अपने बुक्स में कैसे अकाउंटिंग करते होंगे? एज पर AS7। क्लियर है? तो L&T क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्टर। और L&T को प्रोजेक्ट दे कौन रहा है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट हो गई कॉन्ट्रैक्टी। यहां तक क्लियर है? तो पूरा का पूरा AS कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर अपन समझेंगे। मेन पर्पस क्या है कि कैसे ये कॉन्ट्रैक्टर लोग अपने बुक्स में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब, जैसे आपने सोगा में सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा होगा कि गुड्स का ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाए या फिर रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाए, तब आप लोग उसको सेल्स मानते हो। इररिस्पेक्टिव आपका पैसा आया है या फिर नहीं आया, हम लोग हमारे बुक्स में उसको क्या करते हैं? सेल्स दिखा देते हैं ना। यानी टाइटल ऑफ द गुड्स या ऑनरशिप ऑफ द गुड्स या फिर रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ द गुड्स ट्रांसफर हो गया। सपोज आप मेरे दुकान में आए, कुछ गुड्स खरीदा, मैंने आपको बेच दिया, फिर आपने बोला कि भैया एक बार के लिए इसको रखिए, हम दूसरा काम करके आ रहे हैं। तो एक बात बताओ, वो गुड्स मेरे लिए सेल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? फिर से क्वेश्चन समझो कि सपोज आप लोग मेरे बिजनेस में आए, आपने मेरे से गुड सिलेक्ट किया और परचेज कर लिया, मैंने आपको बिल काट के दे दिया, राइट? फिर आपने बोला कि भैया एक बार इसको रखिए, हम थोड़ा सा मार्केट का काम करके आ रहे हैं। तो वो जो गुड्स मेरे पास पड़ा है आप वाला, क्या मैं उसको सेल्स मानूं या नहीं मानूं? कल को वो समझ लो वहां से चोरी हो गया तो तुम्हारा लॉस, मेरा क्या चीज का लॉस? हाँ, तो मेरा क्या लॉस? मैं तो गुड्स बेच रहा हूं ना, मैंने गुड्स बेच दिया, आपने बोला एक बार के लिए इसको यहाँ पे रख के जा रहे हैं हम, ठीक है, मेरा मार्केट का थोड़ा सा काम करके आ रहा है, फिर बाद में हम जाते वक्त ले जाएगा। कल को सोचो जब तक आप आए तब तक वहां से चोरी हो जाए, हु विल बियर द लॉस? बायर। बायर विल बियर द लॉस, सेलर का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी उसका मतलब क्या है? सेल हो चुका है, मैंने एक बार आपको बिल विल दे दिया, ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, फिर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भाई उस गुड्स को रखने का। एज ए गुड फेथ आपने बोला कि भैया एक बार का रख लो, हम आ रहे। मैंने बोला कोई बात नहीं, रख दीजिए यहाँ साइड में, लेकिन इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है कि मैं उसको चेक करता रहूं कि वहां पे है या नहीं है, कोई उठा के तो नहीं ले गया, खराब तो नहीं हो गया। आई बात समझ में? इसी को हम लोग बोलते हैं रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर होना। इज इट क्लियर? तो सेल्स के केस में तो हमें समझ में आता है कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है, और रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन केस ऑफ गुड्स उसके लिए AS9 है। ठीक है, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्योरली उसके बारे में बताते हैं कि कब आपको अपने बिजनेस में सेल्स मान लेनी चाहिए। लेट्स से सपोज आप लोग मेरे बिजनेस में आए और मुझे बोला कि भैया मेरे को X क्वालिटी ऑफ गुड्स चाहिए। ठीक है, मैंने बोला अभी तो है नहीं, मंगवाना पड़ेगा, इट विल टेक 1 मंथ टाइम। ठीक है, और मैंने पूछा आपको कितना क्वांटिटी चाहिए, तो आपने बोला X क्वांटिटी चाहिए। मैंने बोला ठीक है, मंगवा के दे दूंगा, और उसके लिए मैंने आपसे एडवांस मनी लिया। ठीक है, 40% ऑफ द टोटल वैल्यू मैंने एडवांस में ले लिया आपसे। तो वो जो 40% एडवांस में लिया है, विल इट बी कंसिडर्ड एज सेल ऑफ माय करंट मंथ? प्रोसेस ही नहीं कर पाते हो एग्जांपल। हे भगवान, आप लोग मेरे बिजनेस में आए, ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ गुड्स चाहिए था, वो मेरे पास खत्म हो चुका था स्टॉक। मैंने बोला मंगवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 महीना का टाइम लगेगा। आपने बोला ठीक है। तो आपने सपोज 10 लाख का ऑर्डर दिया, तो मैंने बोला एटलीस्ट 4 लाख आपको एडवांस आज देना पड़ेगा। आपने 4 लाख रुपीज मुझे एडवांस दे दिया, तो क्या वो 4 लाख रुपीज जो मुझे एडवांस मिले हैं, मैं उसको अपनी सेल्स में काउंट करूं क्या? नहीं करूंगा ना। क्यों?
टाइटल तो दिया नहीं। कुछ भी ऑनरशिप टाइटल तो ट्रांसफर नहीं हुआ ना, जस्ट एडवांस मनी रिसीव हुआ है। क्या मैंने आपको गुड्स डिलीवर कर दिया या फिर कोई ऑनरशिप वगैरह नहीं हुआ ना? आई बात समझ में? तो वही चीज है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कि आप मतलब ट्रांसफर होना पड़ेगा तभी हुए। जरूरी नहीं है ट्रांसफर होना। सपोज मेरे पास एक लैंड है, ठीक है, वो लैंड मैंने आपको बेच दी, डील हो चुकी है, बेच दिया, पैसा भी एक्सचेंज हो गया, बट उस लैंड का जो प्रॉपर्टी में नेम ट्रांसफर करना होता है वो अभी तक हुआ नहीं। वो मेरे नाम पे ही, आपके नाम पे मैंने ट्रांसफर नहीं किया। तो वो जो प्रॉपर्टी मैंने बेची है आपको, विल बी टर्म्ड एज सेल, एंड क्या उसका प्रॉफिट और लॉस में करंट ईयर में रिकॉग्नाइज करूंगा क्या? ओनरशिप ट्रांसफर हुआ है। बताओ ऑनरशिप ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ? नहीं मतलब लीगली तो नहीं किया ना। ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुका है। इट इज अ mere लीगल फॉर्मेलिटी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। जब डील हो चुका, पैसा जा चुका, एक दूसरे में एक्सचेंज हो चुका, जस्ट प्रॉपर्टी का नाम चेंज होना इज जस्ट ए mere फॉर्मेलिटी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। समझा? वो ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुका है, तो उसको मैं उसी ईयर में अपने बुक्स में प्रॉफिट और लॉस रिकॉग्नाइज कर लूंगा। तो ऐसा नहीं होता है कि फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स होने से, लेट्स से सपोज आपने एक शोरूम में गए, आपने कार फाइनल कर ली, ठीक है, आपने उसको चेक भी दे दिया, लेकिन बोला आज नहीं लेके जाऊंगा, 4 दिन के बाद लेके जाऊंगा, मुहूर्त अच्छा है, तो बताओ वो जो कार डीलर वाला कब सेल मानेगा? डिलीवरी तो दिया ही नहीं तुमको, तुम्हारे हाथ में तो गुड्स आया ही नहीं, हो गया ना, ऑनरशिप तो ट्रांसफर हो ही गया। आई बात समझ में? क्लियर है? तो बाकी चीजों को कैसे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है, कब प्रॉफिट और लॉस बुक करना है, ये सारी बातें AS9 में लिखी हुई है। लेकिन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो होता है ये तो ऐसे बड़े होते हैं, ट्रिकीनेस होता है, इसमें कैसे रेवेन्यू को फाइंड आउट करें कैसे नहीं, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। बिकॉज यहाँ पे एक होता है बिल्डर, बिल्डर अपना प्रोजेक्ट बना रहा है, प्रोजेक्ट बना रहा है, अब बिल्डर को लगता है कि मैंने 40% काम कर दिया, ठीक है, तो 40% काम कर दिया, तो बिल्डर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्टी के पास जाएगा कि 40% काम हो गया, 40% का पैसा दे दो, क्योंकि वो आगे भी तो पेमेंट करेगा ना, तब जाके उसका प्रोजेक्ट चलता रहेगा। ऐसा तो है नहीं सारा पैसा वो घर से लगाता है। अब वो 40% में भी क्या होता है पता है? ये तो बिल्डर ने बोला काम हो गया, कॉन्ट्रैक्टी क्या करता है पता है? इंजीनियर अपॉइंट करता है, बोलता है सर्टिफिकेट लाके दो। इंजीनियर यदि सर्टिफाई करेगा कि 40% काम हो गया तो मैं मानूंगा 40% काम हो गया। इफ इंजीनियर बोलता है 30% ही काम हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्टी कितना पैसा ड्यू करेगा? 30% ही। और क्या 30% पूरा दे देगा क्या? उसमें भी पूरा नहीं देता, उसमें भी कुछ मनी रख लेता है। क्योंकि सोचो तुम्हारे घर पे जो ये फर्नीचर वगैरह बनाने आते हैं, इंटीरियर का काम करने आते हैं, आपने सारा सारा पैसा देना स्टार्ट कर दिया, कल का क्या भरोसा कि वो आएंगे या नहीं आएंगे? ह्यूमन साइकोलॉजी, क्या हम पूरा पेमेंट करते हैं? नहीं करते, थोड़ा कम ही करते हैं, सो दैट वो नेक्स्ट डे आए। राइट? आई बात समझ में? सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट्स में ऐसा ही होता है, पूरा मनी डिस्बर्स नहीं होता है। 100% मनी इज डिस्बर्स ओनली व्हेन 100% ऑफ द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। क्लियर है? तो पूरा का पूरा AS7 मेरे को कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है उसके ऊपर, रेवेन्यू रिकॉग्निशन फॉर द कॉन्ट्रैक्टर, दैट इज व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर शुड रिकॉग्नाइज कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉस्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। यानी कॉन्ट्रैक्टर को कब अपने बुक्स में रेवेन्यू एंड कॉस्ट को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। आई बात समझ में? तो AS7 पूरा उसके बारे में समझेंगे। दो लोग हैं, वन इज कॉन्ट्रैक्टी, अनदर वन इज कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टी कौन हो गया? जो कॉन्ट्रैक्ट देता है, जो प्रोजेक्ट को दे रहा है, जैसे गवर्नमेंट, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर L&T एग्जीक्यूट जो बना के दे रहा है, यानी L&T हो गया मेरे लिए कॉन्ट्रैक्टर और गवर्नमेंट हो गई कॉन्ट्रैक्टी। क्लियर है? अब देखो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हम किसको बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड for the construction of an asset or a combination of assets that are closely interrelated or interdependent in terms of their design, technology and functions or their ultimate use। यानी क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हम किसको मानते हैं? जिसके लिए हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं। सामने वाला बोलेगा कि ऐसे ऐसे बनाना है, हम बोलेंगे नहीं नहीं इतना प्राइस में तो नहीं बनेगा, हमारा तो इतना खर्चा लगेगा ही लगेगा, तो उसको हम बोलते हैं। इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स भी हो सकता है,
एक साथ में 2-3 चीजें बनानी है, जैसे कि फर्नीचर के केस में होता है, बेड भी बनाना है, अलमीरा भी बनाना है, किचन का भी बनाना है, एंड सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो इट्स मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट जो क्लोजली इंटर रिलेटेड। अब है तो फर्नीचर का ही काम ना, चाहे तुम बेडरूम का फर्नीचर बनाओ, चाहे तुम किचन का फर्नीचर बनाओ, कॉन्ट्रैक्ट तो तुम इंटर रिलेटेड काम का ही दे रहा है। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिकली क्या है जिसको आप नेगोशिएट कर सकते हो, वरना जिसमें नेगोशिएशन ही नहीं है, डिक्टेटरशिप है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते ही नहीं कि तुमको करना ही पड़ेगा, इतने में ही करना पड़ेगा। सामने वाले को ऑप्शंस तो दो कि वो एक्सेप्ट करे या नहीं करे। वो इतने रुपए में नहीं सकेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं भैया हम तो इतने में नहीं सकेंगे, आपको इतना तो पे करना पड़ेगा। इफ यू आर रेडी टू पे दिस मच देन वी आर रेडी टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम बोलते हैं नेगोशिएशन। आई बात समझ? जहां नेगोशिएशन नहीं होता है वो सिचुएशन ये हो गया, यहां रखा कि तुमको आगे चलना पड़ेगा, अच्छा ठीक है, तुमको हाँ ही बोलना है यहाँ पे, हाँ, तो वहां नेगोशिएशन नहीं। आई बात समझ में? तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होना है, इट शुड बी स्पेसिफिकली negotiated for the construction of an asset. Is it clear? तो इतना काम नहीं आएगा, बट आगे की चीजें काम आएंगी। अब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज आता है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज भी आता है, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट। जैसे कि बिल्डिंग बनानी है, लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए आर्किटेक्चर का मदद चाहिए। आर्किटेक्चर बिल्डिंग बनाता है क्या? बिल्डिंग बिल्डर बनाता है। आर्किटेक्चर क्या करता है? डिजाइन बनाता है। डिजाइन बनाना क्या है? सर्विस। डिजाइन बनाना इज सर्विस। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट। डिजाइन नहीं बनेगा तो क्या वो बिल्डिंग बन जाएगा? क्या नहीं बन सकता ना। तो यानी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में जो हम सर्विसेज ले रहे हैं वो भी तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनेगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ द एसेट। डिस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन मतलब उसको तोड़ के वापस से बनाना, मतलब तोड़ना पड़ेगा। सपोज तुमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, वहां पे कुछ बना हुआ है, अधूरा सा काम हुआ है, अब उसका पूरा डेमोलिश करके फिर तुमको वहां पे काम करना है, तो डेमोलिश करने में भी तो खर्चा लगता है ना, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होगा। जितना भी कॉस्ट होगा उसके लिए हम जो चार्ज करेंगे। या फिर हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, जमीन के नीचे से ऑयल निकालना था तो सीबेड को ठीक करके देना था, याद है प्रीवियस ईयर्स के अंदर में, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन मतलब जैसे पहले था वापस वैसा ही करके देना, तो वो भी उसमें तो खर्चा लगेगा ना भाई, लेबर जाएगी, तो लेबर का कॉस्ट आप ऐड करोगे ना। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ वो बिल्डिंग बनाने का काम नहीं है, इवन उसको बनाने के लिए आपने जिस जिसका सर्विसेज लिया वो भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाएगा। इवन उस बिल्डिंग को डिस्ट्रक्ट करना है या रिस्टोर करके देना है, उसका खर्चा भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनेगा। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? अब बोलता है एक कॉन्ट्रैक्ट कवर्स अ नंबर ऑफ एसेट्स, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच एसेट शुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट कंस्ट्रक्शन। बोलता है कि हो सकता है कि आपका एक एसेट, आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया लेकिन उसमें सेपरेट कैटेगरीज ऑफ एसेट, आप उस हर एक एसेट को सेपरेट ट्रीट करोगे, सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मानोगे। कब मानोगे? सपोज आपको बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, ठीक है, उसके बाद में बिल्डिंग तो बना दिया, बिल्डिंग में लिफ्ट भी लगता है। क्या बिल्डिंग का बनाना और लिफ्ट बनाना सिमिलर है? क्या लिफ्ट लगाना? लिफ्ट के लिए तो हम सेपरेट नेगोशिएशन कर सकते हैं ना। बिल्डिंग एक सेपरेट स्ट्रक्चर हो गया, उसके अंदर लिफ्ट का काम करके देना इसके लिए सेपरेट हो सकता है। हो सकता है कॉन्ट्रैक्टिव बोलेगा कि लिफ्ट तो आप इतने में लगा दो, बिल्डिंग भी तो आपसे बनवा ही रहे हैं। हम बोलेंगे नहीं नहीं भैया, लिफ्ट का तो पूरा अलग होता है, उसका तो इतना चार्जेस लगेगा। यानी सेपरेट नेगोशिएशन चल रहा है, एडिशनल हो गया। फिर कॉन्ट्रैक्टिव बोल रहे अच्छा एक काम करो, वायरिंग का काम भी करके दे दो, इलेक्ट्रिक वाला। अब भाई बिल्डिंग बनाना और इलेक्ट्रिफिकेशन करके देना दोनों सेम काम है क्या? उसके लिए तो सेपरेट हो सकता है ना। फिर वो बोले अच्छा ठीक है काम करना, अंदर में पूरा पेंट भी करके दे देना, क्या वो रिलेटेड है? सेपरेट एसेट माना जाएगा, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके लिए, क्योंकि पेंट के लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट होगा। भाई वो बोलेंगे अच्छा इतना में पेंट कर दो, मेरे को लगेगा नहीं यार मेरे लेबर्स को मुझे इतना पे करना पड़ेगा, नॉट फिजिबल फॉर मी, तो मैं क्या बोलूंगा उनको कि बिल्डिंग तो मैं बना दे रहा हूं लेकिन पेंट आप किसी और से करवा लो। ऐसा मैं कर सकता हूं, राइट? तो बोलता है एक कॉन्ट्रैक्ट में जब एक से ज्यादा चीजें हैं तो आप सेपरेट सेपरेट ट्रीट करोगे। कब?
व्हेन अ सेपरेट प्रपोजल हैव बीन सबमिटेड फॉर ईच एसेट। मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए हमने एक सेपरेट प्रपोजल दिया, फिर पेंट करना है तो हमने उसके लिए सेपरेट प्रपोजल दे दिया, फिर हो सकता है कि वायरिंग करनी है तो उसके लिए सेपरेट प्रपोजल दे दिया, लिफ्ट लगानी है तो उसके लिए सेपरेट प्रपोजल दिया हमने। तो वो सारी चीजें बोलता है सेपरेट प्रपोजल हैव बीन सबमिटेड फॉर ईच एसेट, ईच एसेट हैज बीन सब्जेक्ट टू सेपरेट नेगोशिएशन and the contractor and contractee have been able to accept or reject that part of the contract relating to each asset। यानी कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी के पास ऑप्शन है कि वो उस सेपरेट वाले जिसके लिए नेगोशिएशन की बात करें उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। जैसे बिल्डिंग बनाने का मिला, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अब कल को समझ लो उसने बोला लिफ्ट लगा दो, मैंने बोला लिफ्ट तो मैं नहीं सकूंगा, और आप जो प्राइसिंग बोल रहे हो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं सकूंगा, बोलता है जाओ अब तुमको बिल्डिंग का भी पैसा नहीं देंगे। ऐसे थोड़ी ना होगा भाई, लिफ्ट के लिए तो सेपरेट प्रपोजल है, दैट इज अ सेपरेट एसेट, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट ही एक्सेप्ट कर लेगा या फिर कॉन्ट्रैक्टर, दोनों को एक पॉइंट पे तो आना पड़ेगा ना। तो बोलता है कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी हैव बीन एबल टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दैट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू ईच एसेट एंड द कॉस्ट और रेवेन्यू ऑफ ईच एसेट कैन बी आइडेंटिफाई। यानी वो जो सेपरेट काम है उसका हम कॉस्ट एंड उसके लिए कितना पैसा चार्ज करना है वो हम पता कर सकते हैं, तब हम उसको सेपरेट एसेट ट्रीट करेंगे और उसको हम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। आई बात समझ में? यानी एक ही कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग हो सकता है। क्लियर है? फिर क्या बोल रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एडिशनल एसेट, the construction of the additional assets should be treated as a separate construction contract। कब? जैसे कि सपोज आपने काम कराना चालू किया, ठीक है, बोला कि यार मेरा बेडरूम के अंदर में बेड बना दीजिए और एक अलमीरा बना दीजिए। अब काम होते होते हो ही रहा था तो आपने बोला अच्छा ठीक है भैया आप ये तो कर ही रहा है, थोड़ा सा मेरा किचन में भी एक अलमीरा बना दीजिए। क्या ये एडिशनल एसेट है? काम क्या हो रहा है वैसे? भाई बेडरूम में कहां उड़ जाते हो? बेडरूम के अंदर में बेड एंड अलमीरा बनवाया तुमने, वो बना रहे उसके बाद उसको बोला कि काम कीजिए भैया किचन में भी मेरा एक अलमीरा बना दीजिए। बात हुआ था बेडरूम में बेड एंड अलमीरा बनाने का, अब वो कर ही रहे काम तो भैया क्या जाएगा, आप तो आ ही रहे, एक किचन में अलमीरा बना दीजिए। विल इट बी ट्रीटेड एज एन एडिशनल एसेट? अगर वो अलग से स्टार्ट करने का बोल रहा है तो फिर वो होगा नेगोशिएशन वाला। हाँ ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे एक ड्रिल मशीन इलेक्ट्रिशियन को बुलाया ड्रिलिंग करने के लिए, 2 जगह मेरा ड्रिलिंग का काम था, वो करते करते अचानक याद आया कि एक जगह छोटा सा ड्रिलिंग और हो जाना चाहिए, तो मैंने उसको बोला भैया यहाँ पे भी ड्रिलिंग कर दीजिए ना। विल इट बी ट्रीटेड एज एन एडिशनल एसेट? क्योंकि सेम नेचर सेम टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं डिफर नहीं कर रहा। लेकिन सोचो बेडरूम का अलमीरा और बेड सेम नेचर का है क्या? किचन का अलमीरा, किचन का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द एसेट डिफर्स सिग्निफिकेंटली इन डिजाइन टेक्नोलॉजी और फंक्शन फ्रॉम द एसेट कवर्ड बाय द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम आपके रूम बना के देंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया कि रूम बना देंगे। अब आप अचानक से बोल रहे हो कि प्ले एरिया भी बना दो। अरे भाई रूम और प्ले एरिया के स्ट्रक्चर डिजाइन सब चीज में अलग अलग होगा ना। मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था एक नॉर्मल सा बेसिक रूम बना दो, अब मैं उसको बोल रहा हूं कि स्टूडियो टाइप का रूम बना दो एक और, तो क्या वो सेम हो गया क्या? दोनों का टेक्नोलॉजी अलग लगेगा, डिजाइन अलग करना पड़ेगा, उनके यूजेस भी अलग है ना। तो बोलता है जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जैसे ड्रिल मशीन वाले को बुलाया, अब उसमें ड्रिलिंग करना था, मैंने और एक एक्स्ट्रा ड्रिलिंग करने के लिए बोल दिया, क्या उसमें कोई नया डिजाइन टेक्नोलॉजी या फंक्शंस आया क्या? नहीं, तो वो सिमिलर है, तो उसको एडिशनल एसेट ट्रीट नहीं करेंगे, उसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बना लेंगे। लेकिन आपने ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है उसके बाद में आप बोलते हो कि भैया ये काम भी करके दे दीजिए, तो फिर हमें देखना पड़ेगा जो नया काम आपने उसको करने के लिए बोला क्या उसका डिजाइन टेक्नोलॉजी और फंक्शन अलग है क्या ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट से, और द प्राइस ऑफ द एसेट इज नेगोशिएटेड विदाउट रिगार्ड टू द प्राइस ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब फिर आपने बोला कि किचन के फर्नीचर के लिए, उसने बोला कि भैया इस अलमीरा को बनाने के लिए तुम 5000 चार्ज करेगा। आपने बोला कहाँ भैया यार ये अलमीरा तो 3000 में बन ही जाएगा, 3000 में बना दीजिए ना। ये क्या हो रहा है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट अलग था
बेडरूम का बेड एंड अलमीरा, उसका डील हो रखा है। अब किचन का जब अलमीरा बनाने के लिए बोला तो वहां पे क्या चल रहा है, सेपरेट नेगोशिएशन। और किचन का अलमीरा इज सिग्निफिकेंट इन डिजाइन, डिफर्स फ्रॉम द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। टेक्नोलॉजी तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात नहीं आती है, फंक्शन की बात आती है, यूज केस अलग अलग होगा। एंड द प्राइस ऑफ द एसेट इज नेगोशिएटेड विदाउट रिगार्ड टू द प्राइस ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। तब जाके आप उसको क्या बोलते हो, एडिशनल एसेट मान के सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट दिखाओगे। क्लियर है? सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट यानी काम करने के टाइम यदि अचानक से कुछ एक्स्ट्रा तुमको कुछ करने के लिए बोले तो आप उसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानोगे या नहीं मानोगे? कब नहीं मानोगे? जब सिमिलर है, ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन यदि डिफर्स इन डिजाइन, टेक्नोलॉजी या फंक्शन है एंड उस सेपरेट एसेट के लिए अलग से नेगोशिएशन आपका हो रहा है, तब आप उसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट डील करोगे। क्लियर है ये चीज? यहां तक कोई प्रॉब्लम? यानी अभी तक दो पार्टी है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में, कौन कौन? कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है? यस, जो ऑर्डर दे रहा है, जैसे गवर्नमेंट। और कॉन्ट्रैक्टर काम करके देगा, एल&टी। ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग एसेट्स है, उन हर एक एसेट के लिए हम लोग अलग कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। कब? जब वो नेगोशिएशन, हर एक के लिए नेगोशिएशन सेपरेट है, सेपरेट प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है। फिर जैसे कि समझ लो पार्लियामेंट हाउस, ठीक है, पार्लियामेंट हाउस बनाना है, तो पार्लियामेंट हाउस बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। फिर उसके अंदर फर्नीचर का काम करना है, उसके लिए भी तो सेपरेट प्रपोजल आएगा ना, या सेम उसी प्राइस में हो जाएगा? उसके तो सामान भी अलग लगेगा, सारी चीजें अलग है, डिजाइन अलग है, तो सेपरेट प्रपोजल आएगा और सेपरेट नेगोशिएशन चलेगा उसके लिए। ठीक है। उसके बाद उसका इंटीरियर, फर्नीचर छोड़ो, फर्नीचर के बाद में सीसीटीवी सर्विलेंस, क्या वो सेम है क्या? उसके लिए फिर से सेपरेट प्रपोजल, सेपरेट नेगोशिएशन, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी दोनों के पास ऑप्शन होगा एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का। आई बात समझ में? जब एक ही प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे सेपरेट सेपरेट काम होते हैं जिसके लिए हर एक के लिए सेपरेट प्रपोजल आएगा, सेपरेट नेगोशिएशन होगा, हर एक का कॉस्ट और रेवेन्यू अलग से फाइंड आउट कर सकते हैं, तब जाके हम उन ईच एंड एवरी एसेट को एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट डील करेंगे। क्लियर है? आई बात समझ में? और काम करते करते यदि एडिशनल एसेट बनाने बोला तो सेपरेट कब कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे? यस, डिफरेंट है, सिग्निफिकेंटली डिफर्स इन डिजाइन, टेक्नोलॉजी और फंक्शन फ्रॉम द एसेट कवर्ड बाय द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट से प्योरली हटके है, और यदि हटके नहीं है तो क्या चीज होना पड़ेगा? यस, द प्राइस ऑफ द एसेट इज नेगोशिएटेड विदाउट रिगार्ड टू द प्राइस ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? समझ में आया ये चीज? अगर उसमें नेगोशिएशन नहीं होता तो फिर उसको वो नहीं करेगा, उसमें अलग से उसको सेपरेट नहीं करेगा। हाँ, अगर उसमें नेगोशिएशन नहीं होता है, जैसे नेगोशिएशन नहीं है तो इन माइट बी ड्यू टू डिजाइन, टेक्नोलॉजी या फंक्शन अलग हो, वो भी नहीं है, तब हम उसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान के उसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट मान लेंगे, फिर उसके लिए अलग से कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है। देखो एक क्वेश्चन होगा नंबर 5, construction company undertakes the construction of an industrial complex. It has separate proposal raised for each unit to be constructed in the industrial complex. Since each unit is subject to separate negotiation, he is able to identify the cost and revenue attributable to each unit. Should XYZ treat construction of each unit as a separate construction contract according to AS7? Right? इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आप कैसे आंसर लिखोगे? जो भी इसका सेपरेट मीनिंग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का, जो भी कंडीशंस हैं वो लिखेंगे। बोलना बहुत आसान है, लिखना उतना ही मुश्किल है। लिखो 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 लिखो।
As per AS7, construction contract when a contract covers number of asset the construction of each asset should be treated as a separate construction contract if a contract में बहुत सारी एसेट्स है तो हर एक को हम लोग ईच एसेट को सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कब ट्रीट करता है व्हेन नंबर ए क्या था सेपरेट proposal have been submitted for each asset फिर और क्या था negotiation each asset has been subject to separate negotiation and the contractor and contractee have been क्या होगा contractor and contractee have option to accept or reject third point in the given case, as per the provision discussed above, XYZ Limited is required to treat construction of
each unit as a separate construction contract. In the given case क्या है? क्या चीज? जो क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन केस का मतलब इन द अच्छा, गिवन वो लिखना क्वेश्चन। पड़ेगा ना? नहीं, जरूरत नहीं है, लिख दिया इतना सा छोटा सा क्वेश्चन। फिर वो रिक्वायरमेंट पार्ट तो बताया नहीं। क्या चीज? सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कब मानते हैं? कोई भी एसेट को हम एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करेंगे यदि हमने उसके लिए अलग प्रपोजल दिया है, अलग से नेगोशिएशन है, हम लोग अलग से उसके पास कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टरी दोनों के पास ऑप्शन है एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का, प्लस उसका कॉस्ट और रेवेन्यू अलग से पता कर सकते हैं, तो ये एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? आई बात समझ में? देखो, टोटल दो तरह का प्रोजेक्ट होता है, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले को काम करने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं हम आपको इस काम का इतना पैसा देंगे, अब आप जानो, आपका काम जानो, बस। दैट इज फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होता, सब्जेक्ट टू एस्केलेशन। एस्केलेशन इज अ डिफरेंट सिनेरियो, अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है? नॉर्मली पब्लिक टेंडर यानी जो गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं ना, इसमें ज्यादातर ऐसा ही होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोजेक्ट दे देती है, आप बीड करते हो कि मैं ये प्रोजेक्ट 10 करोड़ में कर दूंगा, कोई बीड करेगा मैं 8 करोड़ में कर दूंगा, कोई बीड कर रहा है हम 7 करोड़ में कर देंगे, तो जो सबसे सस्ता वाला बीड होता है गवर्नमेंट बोलता है ये तुम्हारा, तुम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, तुम्हें तुम्हारे 7 करोड़ मिल जाएंगे, 8 करोड़ मिल जाएंगे। दैट इज अ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन बाकी केसेस में कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होता है ज्यादातर केसेस में। एंड कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट अच्छा है बट मैनिपुलेटिव भी है। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का ड्रॉबैक क्या है पता है? सपोज आपने एक बिल्डर को ब्रिज बनाने दिया, उसने सबने कोटेशन फाइल किया, एक बिल्डर का कोटेशन आया 100 करोड़, सबसे लोएस्ट था उसका सपोज, तो उसको ब्रिज बनाने के लिए मिल गया। अब उसको पता है कि पूरा ब्रिज बना के देने में मेरे को कितना पैसा मिलेगा, 100 करोड़। उसको अपना नेट टोटल तो वैल्यू ग्रॉस रेवेन्यू पता है 100 करोड़ आना है। अब वो क्या करेगा, इस 100 करोड़ में प्रॉफिट कमाना है उसको, तो ये प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करेगा, सस्ता मटेरियल लगाएगा, क्योंकि प्राइस तो पहले ही फिक्स है ना, तो सस्ता मटेरियल लगाएगा। अब जब सस्ता मटेरियल लगाएगा तो काम भी वैसे ही होगा। भाई उसका सपना यदि ये 100 करोड़ में हमको 50 करोड़ घर लेके जाना है, तो भाई उस ब्रिज को यदि 50 करोड़ में बनाएगा, जो गवर्नमेंट ने 100 करोड़ में काम करने के लिए दिया है, चलो तुम 10%, 20%, 30% का प्रॉफिट मार्जिन समझ लो, 30 करोड़ का प्रॉफिट मार्जिन समझ लेते हैं। 70 करोड़ में तो बनाता, लेकिन उसको तो उतना में भी नहीं बनाना, उसको तो 30% में काम करना है, 70% घर में डालना होता है। तभी तो खराब क्वालिटी के अपने ब्रिज बनते हैं या फिर रोड्स वगैरह बनती है, क्योंकि उसमें काम ही यही होता है, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है सारा का सारा गवर्नमेंट का, तो पंगा वहां है सबसे बड़ा। अब एक होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि हम सामने वाले को काम करने देते हैं कि जितना खर्चा लगेगा उतना तो मिलेगा ही, प्लस हम तुम्हें ऊपर में 20% दे देंगे। दैट इज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जितना कॉस्ट लग रहा है वो तो हम रिम्बर्स करेंगे, प्लस एक्स्ट्रा 20%, 15%, 10%, 30% एज पर द कॉन्ट्रैक्ट वो हम दे देंगे। अब यहां पे भी पंगा, यहां पंगा ये है, लगाने वाला माल बहुत बढ़िया वाला महंगा महंगा लगाएगा। अब महंगा लगा रहा है या सिर्फ महंगा बिल ले रहा है, बिकॉज जब आप कॉन्ट्रैक्ट को सबमिट करते हो तो आप वाउचर सबमिट करते हो ना, बिल सबमिट करते हो, माल सबमिट करोगे, उसमें क्या लगा, सीमेंट ये वाला लगा लीजिए, सीमेंट का बिल दोगे ना आप उसको कि भैया सीमेंट इतना रुपए वाला लगा। अब उसको देखने में तो लगेगा यार महंगा महंगा वाला चीज है। अब इसमें कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम ये आता है कि सामने वाला अननेसेसरी फॉल्स बिलिंग करेगा। हो सकता है उसने प्रोडक्ट लगाया है 10 रुपए वाला, लेकिन दुकानदार से बिल बनवा लेगा 20 रुपए का, ओवर चार्ज, क्योंकि जितना ज्यादा कॉस्ट होगा प्रॉफिट मार्जिन तो उसी पे लगना है ना। सपोज मैंने बोला कि मैं आपको एक काम करने के लिए दे रहा हूं, जितना खर्चा लगेगा उतना प्लस 20% दूंगा। आप 100 रुपए में काम करके दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 120, और वही 100 रुपए का काम आपने बिल दिखा दिया 200 रुपए का,
आपको कितना मिलेगा? 240। तो हो गया ना आपका काम। तो काम तो आपने 100 रुपए का ही किया, तो वो हो गया कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो यानी कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए तो लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट लाइन में बहुत पैसा है। ये इन्हीं वजह से तो बोलते हैं कि कहीं पे भी कंट्रोल नहीं है और इंसान खुद कर नहीं सकता है। अब गवर्नमेंट खुद रोड नहीं बना सकती, खुद ब्रिज नहीं बना सकती, डैम्स नहीं बना सकती, इसको तो क्या करना पड़ेगा? आउटसोर्स करना ही पड़ेगा। अब जब आप आउटसोर्स करोगे तो दो ही तरीका है, या तो फिक्स प्राइस दो या फिर फिक्स प्राइस दो तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा, और कॉस्ट प्लस देने से फॉल्स बिलिंग होगा। दोनों में प्रॉब्लम है। बस आजकल फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गया, थोड़े टीएनसी आ गए। जैसे नितिन गडकरी जी, वो क्या करते हैं, रोड के कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, रोड बनाओ 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया, उसका पैसा भी दे रहे हैं, बट उनकी टीएनसी रहती है। अब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं। पहली टीएनसी, किस रोड में आने वाले 3 साल में कुछ भी खड्डे हुए अपनी पॉकेट से भरोगे और इसको रिपेयर करके दोगे। एक इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक हो गया आजकल गवर्नमेंट जो ये हाईवेज बना रही है ना, इसमें एक अलग टाइप का प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट आपको दे दिया, फिर बोला यहां पे आपका एक टोल बूथ लगा लो, अगला 5 साल 7 साल में जितनी गाड़ियां जाएगी, जो टोल फीस डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट है, जितना भी पैसा आएगा वो आपका। उसके बाद ये रोड हैंडओवर हो जाएगी टू द गवर्नमेंट। यानी 7 ईयर्स तक, 5 ईयर्स तक, 10 ईयर्स, जो भी वट एवर बी द टीएनसी, वो टोल बूथ आपका है। उसमें जितना पैसा आएगा, जितनी गाड़ियां जाएगी आएगी, उससे जितना टोल रेवेन्यू आएगा वो सारा आपका। इसी से आपको अपना पैसा रिकवर करना। एंड रोड्स टूटी तो उसको तो ठीक करके देना ही। फिर डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन बाकी केसेस में नहीं हो पा रहा है, रोड ब्रिज वगैरह में नहीं हो पा रहा। वहां सिंपल सा है, फिक्स प्राइस, इतना पैसा का कॉन्ट्रैक्ट है, जो सस्ता बिड लगाएगा उसको मिल जाएगा। और यहाँ पे प्रॉब्लम है इंडिया में बिड से ज्यादा सेटिंग। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो जो प्रोजेक्ट देगा, यानी गवर्नमेंट में भी तो गवर्नमेंट थोड़ी दे रही है, देने वाला तो वहां एक इंसान ही बैठा है। आप उसकी पॉकेट कितने में गर्म कर रहे हो, प्रोजेक्ट से पहले उसके पॉकेट में कितना गया है, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। दो वैसे बोलना गलत है, बट होता तो काम ऐसे ही है, तभी जाके बड़े बड़े लोग इसी लाइन में घुसे हुए। मैक्सिमम जो अपने प्रोफेशनल्स भी है या फिर जो भी बहुत सारे बिजनेसमैन आजकल फोकस्ड हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट लाइन में जाने में। जैसे जेजीएम, जल जीवन मिशन, अभी अपने नॉर्थ ईस्ट में जो फेमस है, ठीक है, कितने लोग घुस गए इसके अंदर। और जितने भी बड़े सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग होंगे, वो सब घुसे हुए इसके अंदर में, क्योंकि अच्छा खासा रेवेन्यू है। बट ठीक है, विद द मीन टाइम अभी थोड़ा सा पैसा अटका हुआ है लोगों का, क्योंकि गवर्नमेंट रिलीज नहीं कर रही है। बट करंट बजट में उन्होंने बोला कि 2 साल का एक्सटेंशन और कर दिया हमने, और काम करवाएंगे 2 साल तक, यानी पैसा तो आएगा ही फिर। अब वहां पे काम करना होता है 50 रुपए का, और उसके लिए आपको पैसा मिल रहा है 200, तो लोग वही करेंगे ना भाई, दिन रात का माथापोड़ी क्यों करेंगे। ये तुमने एक प्रोजेक्ट उठा लिया साल में 2-3 करोड़ का, हो गया काम खत्म, पूरा साल का कमाई आ गया। हाँ? वो टीएनसी है, वो जो अगर रिपेयरिंग वो छोटा मोटा है, उतना कोई लंबा चौड़ा नहीं है भाई, वो प्रोविजनिंग उतना लेके चल रहे हैं। रिपेयरिंग कॉस्ट 10% है भाई, तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। तुमने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया 3 करोड़ का, तो यानी बेयर मिनिमम तुम घर पे 20% तो डाल रहे हो, बेयर मिनिमम, अच्छा काम किया है तो। यानी 60 लाख रुपए तो घर पे है ही। अब तुम देख लो, 60 लाख का मतलब पर मंथ का रेवेन्यू 5 लाख रुपए। टीयर 2 सिटी में ये तुम 5 लाख रुपीज पर मंथ अर्न कर लिए एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके। पूरा साल काम भी नहीं करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो बस इसी तरीके से है कॉन्ट्रैक्ट का लाइन। पर ठीक है, अपन को समझना है अकाउंटिंग और मुनिमगिरी, बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में जाके आप पैसा कमाते रहना। 2 तरह का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, एक फिक्स प्राइस और एक कॉस्ट प्लस। फिक्स प्राइस में क्या होगा, प्राइस फिक्स है, पहले ही बोल दिया जाएगा कि आपको इतना रुपए मिलेगा पर यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए। अब आपका कितना पैसा लगा वो आपका लुकआउट है। इज इट क्लियर? सब्जेक्ट टू एस्केलेशन। अभी एस्केलेशन क्या है, जब आप एक प्रोजेक्ट लेने जाते हो तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हो। सपोज आपको एक ब्रिज बनानी है, तो आप ब्रिज का एक एस्टिमेशन गवर्नमेंट को सबमिट करोगे कि मेरा मटेरियल का इतना खर्चा लग जाएगा, लेबर का इतना खर्चा लगेगा, XYZ ये कॉस्ट लगेगी। फिर जाके आप ये बिड करते हो, राइट? उस बिडिंग के अंदर सिर्फ अमाउंट नहीं होती है भाई, स्ट्रक्चर्ड भी होता है कि कहाँ कहाँ खर्चा लगेगा। मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस इतने लगेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इतना लगेगा, मटेरियल कॉस्ट इतना आएगा, लेबर कॉस्ट इतना आएगा, ईच एंड एवरीथिंग रहता है, ठीक है। तो जब आज सबमिट किया और समझ लो आज आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, काम कब एग्जीक्यूट होगा?
ओवर द पीरियड। लेकिन ओवर द पीरियड महंगाई रुकती है क्या? नहीं, आपने सोचा था लेबर पर डे 700 रुपीज वेजेस में मिल जाएगा, लेकिन विद द टाइम वेज रेट ही बदल गया, वेज रेट हो गया 1000 रुपीज पर डे। तो 300 रुपए पर डे पर लेबर का कॉस्टिंग भी तो बढ़ गया। लेकिन जब आपने कॉस्ट सबमिट किया था प्रोजेक्ट लेने के लिए, तब तो आपने 700 रुपए का कॉस्टिंग दिखाया था। क्या ये 300 रुपए आप क्यों पॉकेट से बियर करोगे? दैट इज सब्जेक्ट टू एस्केलेशन। कि कल को महंगाई की वजह से कोई कॉस्ट बढ़ी, दैट कॉस्ट हैज ऑल्सो टू बी बॉर्न बाय द कॉन्ट्रैक्टी। चीजें ही महंगी हो गई, उसका हम करेंगे क्या? उसको हम एस्केलेशन बोलते हैं। एस्केलेशन का मतलब महंगाई। वो एस्टिमेट कैसे होगा? क्या चीज? वो अमाउंट कैसे एस्टिमेट? जब उस टाइम सबमिट किया होगा तो उसने कॉस्ट बताया था कि सीमेंट इतने में मिल जाएगा। अब समझ लो तुमने सीमेंट बोला कि 10 रुपए में मिल जाएगा। अब अचानक से एग्जीक्यूशन के टाइम में चीजें महंगी हो गई, कुछ ऐसा हो गया कि वो सीमेंट 20 रुपए की हो गई, तो महंगाई बढ़ी ना, उसकी वजह से चीजें महंगी हुई है। तो महंगाई की वजह से यदि एस्केलेशन कुछ भी हुआ तो वो कॉस्ट भी फिर कॉन्ट्रैक्टी को बियर करना पड़ेगा। उसमें टीएनसी होता है, वो भी रहता है, वो भी रहता है। अभी विद द टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एस्केलेशन का मतलब होता है ऊपर या नीचे दोनों। कॉस्ट एस्केलेशन, कॉस्ट बढ़ गई तो कॉन्ट्रैक्टी बियर करेगा, कॉस्ट ड्रास्टिकली गिर गई, चीजें सस्ती हो गई, एकदम पानी के भाव हो गई, तो आपका फिक्स प्राइस रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। दैट इज द सब्जेक्ट। टर्म्स एंड कंडीशन, टीएनसी है। जब आप सबमिट करते हो तो सारी रिपोर्ट सबमिट होती है बहुत सारी, उस रिपोर्ट के अंदर में ये एस्केलेशन क्लॉज रहता है। तभी वो फ्यूचर अमाउंट मतलब कैसे पे करना सकता है वो? तो फ्यूचर में ही निकालेगा ना। तुमने प्रोजेक्ट आज उठाया तो पैसा सरकार से कब मांगने जाएगा? जब काम कर देगा। तो जब काम करेगा तो सरकार को फिर से हिसाब तो देना पड़ेगा ना। एक होता है बजट और एक होता है एक्चुअल। जब तुमने काम उठाया तब तुमने बजट दिया कि इतना इतना खर्चा लग सकता है, फिर तुम काम किए तो तुमने एक्चुअल कॉस्ट बताई गवर्नमेंट को कि मेरा इतना एक्चुअल कॉस्ट प्लस ये अमाउंट लगा। तो वो जो एक्चुअल कॉस्ट है उससे बजट से कंपेयर किया जाएगा कि तुमने जब बजट दिया था तो बोला इतने में ही काम हो जाएगा, अचानक से बढ़ कैसे गया? जैसे तुमको कोई अपना रूम का इंटीरियर करवाना है, तुम इंटीरियर वाले को बुलाते हो, वो एक एस्टिमेशन बताता है, भैया ये बनवाओगे आपका इतना रुपए में काम हो जाएगा। लेकिन बट एक्चुअल में पता चलता है साला ज्यादा ही लग रहा है। या फिर जब आप घूमने जाते हो, बजट बनाते हो, यार यहाँ वहां जाएंगे, इधर रहेंगे, इधर खाएंगे, इधर घूमेंगे, इतना रुपए में काम हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? या तो ज्यादा या कम होता है ना, सेम तो होता ही नहीं है। तो वो जो ज्यादा हो रहा है क्यों हो रहा है? पता चला कि हमने सोचा था कि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा जैसे लोकल मिलता है हम लोग का यहाँ पे, लेकिन पता चला कि अभी प्रयागराज गए, वहां ट्रांसपोर्टेशन 100 रुपए की जगह हम लोग 500 चार्ज कर रहे हैं। नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन, अब तुमने जिससे डिस्कस किया वो नॉर्मल डे में गया हुआ है, उसने बोला वहां इजीली रिक्शा मिल जाता है, 50 रुपए 100 रुपए में चल जाता है, ठीक है। अब तुम गए, तुमने तो बजट उस हिसाब से लेके गया, अब वहां पे उसने 500 रुपए ही चार्ज कर रहा है, थोड़ा सा भी चलने के लिए 500 रुपए तो लगेंगे भैया, हीट ऑफ द मोमेंट है। तो फिर क्या करोगे? उसी को एस्केलेशन बोलते हैं। तो तुम्हारा तो खर्चा बढ़ गया ना, तो वो सारा तो जब होगा ना, जब एग्जीक्यूशन होगा उस टाइम डिसाइड होगा। बट ये क्लॉज डाल दिया जाता है, किस एस्केलेशन क्लॉज की वजह से आपका कॉस्ट बढ़ भी सकता है या फिर कॉस्ट कम भी हो सकता है। आई बात समझ में? देन एक होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टर इज रिम्बर्स्ड फॉर अलाउएबल डिफाइंड कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट और अ फिक्स्ड रेट। मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जितना खर्चा लग रहा है वो प्लस सर्टेन परसेंटेज उसको दिया जाएगा। दीज आर कॉमन इन केसेस वेयर देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट एंड टाइम ऑफ कंप्लीशन। यानी समझ ही नहीं आ रहा कि ये साला काम खत्म कितने दिन में होगा या फिर इसमें कितना खर्चा लगने वाला है। तब हम सामने वाले को बोलते हैं भैया ये काम कर देना आप, जितना दिन लगे ये समझ में नहीं आ रहा है, 2 दिन में काम होगा, 10 दिन में होगा, 50 दिन में होगा या 100 दिन में होगा, राइट। और इसमें कितना खर्चा लगने वाला ये भी आप एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो, तब आप कभी भी फिक्स प्राइस नहीं देते, क्योंकि सामने वाला भी लेगा नहीं फिक्स प्राइस, क्योंकि उसको भी कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है। तब उस कंडीशन में क्या बोलता है? भैया हम काम करते हैं, जितना खर्चा लगेगा वो तो आपका है ही, ऊपर से मेरे को 20% दे देना या 10% दे देना, दैट्स इट। आई बात समझ में? तो ये उन्हीं जगह में सिचुएशन में पॉसिबल है वेयर यू कैन नॉट एस्टिमेट द कॉस्ट और यू कैन नॉट एस्टिमेट द टाइम टू कंप्लीट द वर्क। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो दो तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, वन इज फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, अनदर वन इज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है दोनों में?
अब देखो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या क्या आता है। एक आता है अग्रीड प्राइस, यानी जितने में आपने बोला कितने में हम काम करके देंगे। फिर एग्रीड कॉस्ट एस्केलेशन, कल को आपने बोला कि देखिए आज जो मैं प्राइस बोल रहा हूं इसलिए ये प्राइस बोल रहा हूं क्योंकि अभी लेबर सस्ता है, ठीक है, आज लेबर सस्ता मिल रहा है तो मैं आपका ये काम इतने में कर दूंगा। कल को काम करने के टाइम लेबर महंगा हो गया तो वो भी ऐड हो जाएगा, जितने से महंगा होगा। आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। आज मैं बोल रहा हूं कि लेबर पर डे 500 में मिल जाता है तो मैंने उसके हिसाब से आपको एक प्राइस बता के दिया कि इतने में काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग कभी फोन रिपेयर या लैपटॉप रिपेयर करवाने गए, वहां जब आप रिपेयर करवाने जाते हो ना तो सामने वाला क्या बोलता है पता है, आपका देख के ये वो करके अच्छा इसको चेंज करने का इतना रुपए लगेगा, लेकिन कल को कोई और खराबी निकल गई तो उसका पैसा अलग से लूंगा, या उसी में ठीक करके देता जितने वो उस टाइम बोलता है। वो बोलता है ना कि अलग से कोई और एक एक्स्ट्रा खराबी मिली तो उसका पैसा अलग है। जैसे एक्टिवा सर्विस वगैरह करवाने जाते हो तो दैट इज व्हाट, कॉस्ट एस्केलेशन। समझ में आया, एग्रीड कॉस्ट एस्केलेशन। फिर एक क्लेम्स। क्लेम्स का मतलब ऐसा खर्चा जो आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में लिया ही नहीं, ऐसा कॉस्ट जो आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में दिखाया नहीं था और जो रिम्बर्सेबल है। सामने वाले ने बोला कि अच्छा ठीक है आप करवा दो, हम इसका पैसा आपको दे देंगे। लेट्स से सपोज बिल्डिंग बनवानी है तो बिल्डिंग तुड़वाई, तुड़वाने का तो प्राइस आपने कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया। अब वो जो कचरा है जिसको आप मलबा बोलते हो उसको कौन हटाएगा? आपने बोला अच्छा ठीक है भैया आप ही का कोई आदमी होगा जान बचेगा, आप बुला के हटवा दीजिए ना, जो भी पैसा लगेगा मैं आपको दे दूंगा। नाउ दैट इज एन क्लेम। एक्स्ट्रा कॉस्ट जो हमने इंक्लूड नहीं किया था कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में। भाई मेरा काम था बिल्डिंग तोड़ के बनाना, वहां से वो कचरा हटाने का काम मेरा नहीं था, मैंने बोला नहीं था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि मैं हटाऊंगा। अब आप बोल रहे हो कचरा भी आप ही हटवा दो, तो भाई जब मैं हटवाऊंगा तो पैसा तो लगेगा ना उसका। तो वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है जो कि रिम्बर्समेंट होगा उसका मेरे को, उसी को हम बोलते हैं क्लेम्स, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में इंक्लूड नहीं किया था। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत? जैसे कि आपने किसी हलवाई को बुलाया, ठीक है, कोई इवेंट था, हलवाई को बुलाया तो हलवाई ने बोला अच्छा ये आइटम बनाना है इतना पैसा लगेगा, ठीक है कोई बात नहीं है, इतना पैसा लगेगा, तेल इतने में आ जाए। उसने सामान भी लिखा दिया आपको, ठीक है, आपने बोला सामान भैया आप ही लेके आ जाना, उसने बोला ठीक है। फिर उसने उसमें कुछ केसर लिखवाया, कुछ ऑयल लिखवाया, सब कुछ किया। बोलता है भैया मेरे हिसाब से इतना इतना आ जाएगा, लेकिन कल को मार्केट गया चीजें महंगी हुई हुई रहेगी तो क्या करेंगे? ज्यादा लेंगे, और तो क्या होगा, राइट? दैट इज एग्रीड कॉस्ट एस्केलेशन। ठीक है, उसने काम किया, बर्तन धोने का बात नहीं हुआ था हलवाई से। अब इट्स यू आर लाइक अरे भैया धुलवा दीजिए ना, आपका तो जान पहचान में कोई आदमी होगा, बुला के धुलवा दीजिए, जितना भी पैसा लगेंगे हम आपको दे देंगे। नो दैट इज व्हाट, क्लेम। वो हमसे क्लेम करेगा भाई, उसने जितना एक एक्स्ट्रा लेबर मंगवाया, उससे आपके बर्तन धुलवाए, सब कुछ ठीक किया, तो उसके लिए जो पैसा लग रहा है आपने उसको क्या बोला कि हम रिम्बर्स कर देंगे, दैट इज द क्लेम वो आपसे करेगा। तो दैट विल आल्सो काउंटेड इन दैट कॉन्ट्रैक्टर रेवेन्यू। आई बात समझ में? उसके बाद इंसेंटिव पेमेंट। इंसेंटिवाइज कब करते हैं? इंसेंटिव मतलब शाबाशी, समय से पहले ही काम करके दे दिया। समय से पहले काम करके दे दिया तो क्या होगा? बढ़िया बात है, आपका खर्चा बचा ना। टाइम से पहले आपका काम हो गया तो आप सामने वाले को क्या करते हो? शाबाशी के तौर पे पैसा देते हो। तो आप बोलते हो, जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि दिस प्रोजेक्ट इज फॉर 4 years बट इफ कंप्लीटेड बाय 3 years और बिफोर 3.5 years तो आपको और थोड़ा एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब और पैसा दिया जाएगा। दैट इज इंसेंटिव। इज इट क्लियर? इट इज जस्ट लाइक अ रिवार्ड यूजुअली फॉर अर्ली कंप्लीशन। लेकिन जरूरी है हर बार जल्दी खत्म हो? खुद की गलतियों की वजह से काम करने में डिले भी तो हो जाता है, तब क्या लगेगा? तब पेनल्टीज लगेगा। भाई यदि शाबाशी भी मिल रही है तो थप्पड़ भी तो खाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो कल को यदि आपने लेट किया तो उसके लिए आपको क्या लगेगा? पेनल्टी। और वो पेनल्टी कहां से जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से। वो देंगे थोड़ी ना हमें पैसा। सपोज 100 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट दिया था, बोला था 2 दिन में काम कर देंगे, काम किया 4 दिन के अंदर, तो भाई उसका तो डिले कर दिया ना तुमने कॉन्ट्रैक्टी का। तो कॉन्ट्रैक्टी बोलता है इसके लिए तुम्हारा 20 रुपए गया। अब कॉन्ट्रैक्टी आपको कितना पैसा देगा? 80 रुपए। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में से माइनस हो जाता है पेनल्टीज। आई बात समझ में? देन एडजस्टमेंट फॉर वेरिएशंस। वेरिएशन इज लाइक कि प्राइस में ऊपर नीचे होना इज वेरिएशन। वेरिएशन ये भी हो सकता है
सुनो, प्राइस में तो नहीं, वेरिएशन का मतलब हो गया कि आपने उसको बोला कि बेडरूम का बेड और अलमीरा बनाना है, अचानक से आपने बोला भैया एक काम कीजिए, यहाँ पे एक स्टडी टेबल भी बना दीजिए, अच्छा यहाँ पे एक मेरा है ना मेकअप वाला वो भी बना दीजिए, ड्रेसिंग टेबल, दैट इज एक्स्ट्रा काम बढ़ा दिया आपने उसका, तो वो उसी पैसे में कर देगा क्या, एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, दैट इज ऐड हो जाएगा उसके रेवेन्यू में। लेकिन आपने उसको बोला था कि भैया मेरे यहाँ पे 2 अलमीरा बना देना, एक स्टडी टेबल बना देना, एक ड्रेसिंग टेबल और एक बेड, बनाते बनाते बोला भैया छोड़ो, स्टडी टेबल नहीं चाहिए, पढ़ने वाला कोई है ही नहीं, वो नहीं बनाना, बाकी बना दो, तो इससे क्या हुआ, काम कम हुआ, तो पैसा उतना ही दोगे क्या आप, पैसा भी कम देंगे ना, दैट इज माइनस वेरिएशन हो जाएगा, या तो प्लस या फिर माइनस रेवेन्यू में। समझ में आया सारा चीज, ईच एंड एवरी टर्म क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है कि रेवेन्यू कैसे निकालते हैं अपन। बाबा कोई भी दिक्कत है तो पूछने का, हाँ required to suggest that what should be the contract revenue in above case. AB contractor enters into a contract on 1st January with XY to construct a 5-storied building, 5 तल्ला का बिल्डिंग बनाना है उसको। Under the contract, AB is required to complete the construction in 3 years, that is by 31st of December X3. Following information is relevant. अब फिक्स प्राइस यानी उसको काम खत्म करने दे देगा, तब उसको कितना पैसा मिलेगा, ठीक है दीक्षित सेफाली करेक्ट, 7.4 करोड़। देखो फिक्स प्राइस 5 करोड़ तो मिलेगा ही, ये रेवेन्यू है उसका, रेवेन्यू का मतलब सेल वैल्यू, इज इट क्लियर, प्लस मटेरियल कॉस्ट एस्केलेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट। बोलता है कल को मटेरियल का प्राइस बढ़ गया तो उसका 20%, जो बढ़ा हुआ प्राइस है उसका 20% भी हम चार्ज करेंगे, दैट इज कॉस्ट एस्केलेशन। तो कॉस्ट एस्केलेशन में एक मटेरियल है, मटेरियल का प्राइस कितना हो गया, मटेरियल कॉस्ट हैव इंक्रीज बाय 40% ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई। मटेरियल का वैल्यू कितना चार्ज किया था हमने, क्या चीज, क्या बोल रहे हो, 80 लाख का प्राइस बढ़ गया, मटेरियल कॉस्ट हैव इंक्रीज बाय 40% ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई, द टोटल इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट ड्यू टू द 40% एस्केलेशन 80 लाख। यानी जब हमने एस्टिमेशन किया था उस टाइम से लेके जब एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तब क्या हुआ, आपका 40% मटेरियल महंगा हो गया, उसकी वजह से एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा, 80 लाख। तो बोलता है जितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा उसका 20% आप क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट से लोगे, यहाँ लिखा हुआ है ना मटेरियल कॉस्ट एस्केलेशन में, टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट। तो इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट कितना है, 20% का, तो वो तो 40 लाख। हाँ तो 40 लाख ही तो 40 लाख वो भी तो लेगा वो रेवेन्यू में, उसका सेल्स में काउंट हो जाएगा। फिर लेबर के लिए क्या बोला था, 30% इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस, कितना बढ़ रहा है, वैल्यू बताओ, वैल्यू 30 लाख से चार्ज हो जाएगा यहाँ। टोटल लेबर कितना बढ़ा, उसमें तो जब दिया है ना ओरिजिनली एस्टिमेटेड टू बी 1.20 करोड़ ओरिजिनल था based on initial minimum wages, however the cost have increased by 25%, यानी 1.2 करोड़ पकड़ा था, 20% बढ़ गया तो कितना बढ़ा, 1.20 सॉरी 25% कितना होता है 1.20 करोड़ का, 30 लाख। ठीक है, क्या बोल रहा है, लेबर कॉस्ट एस्केलेशन कितना लेगा, अप टू 30% ऑफ इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस, मिनिमम वेजेस कितना 1.20 करोड़, उसका अप टू 30% तक बढ़ा तो कितना है, लेकिन वो कितना चार्ज करेगा, 30% तक का चार्ज करेगा। तो 1.20 करोड़ का 30% कितना, मेरा कैलकुलेटर कहाँ है, क्या निकाल रहे हो,
इधर कैसे एलसी क्या वैल्यू निकाल रहे हो तुम? 30 लाख जो बोला था वो सही बोला था, लेकिन वो तो एस्केलेशन है। 740 पहले वाला का और सेकंड केस पे 860। क्या चीज? मतलब वो एडिशनल जो से दो क्वेश्चन है ना, पहला वाला का 740 और फिर जो एडिशनल वापस से दूसरा काम किया उसको मिला के 860। ये क्या? 740 दो क्वेश्चन कहाँ पे है? एक तो पहले बोला ना कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इन अबव केस बोला, फिर अज्यूम दैट उसके बाद में और एक बोला। वो अलग ही गलत ही पढ़ रहा है। तुम लोग देखो यहां तक क्लियर है। लेबर कॉस्ट कितने से बढ़ रहा है? अप टू 30% ऑफ इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस। अप टू बोला, लेकिन हमारा लेबर कॉस्ट बढ़ा कितना है, तो हम उतना ही चार्ज करेंगे। वो क्या बोला कि 30% तक यदि लेबर महंगा हो गया तो उतना तो आपको रिम्बर्स करना पड़ेगा, लेकिन हमारा लेबर महंगा कितना हो रहा है, तो 25% ही मेरा एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे हम उनसे एज ए रिम्बर्समेंट। तो मेरा लेबर 30 लाख का और बढ़ गया तो वो हम उनसे लेंगे। फिर और क्या बोला था? In case AB is able to complete the construction in less than 2 years and 10 months, it will be entitled for an additional incentive of 50 lakh. However, in case the construction is delayed beyond 3 years and 2 months, XY will charge a penalty of 20 lakh. At the start of the contract, AB has a reason to believe that construction will be completed in 2 years, 8 months. Assume that the construction was actually completed in 2 years, 9 months. तो 2 साल 9 महीने में कंप्लीट हो गया तो क्या मिलेगा उसको? 50 लाख का इंसेंटिव मिल जाएगा। वो भी तो रेवेन्यू का पार्ट बनेगा। ये बन गया। यहां तक क्लियर है? ये कितना आ गया तुम्हारा? 6.20 करोड़। यहां तक क्लियर है? आगे देखो क्या बोल रहा है। ये दोनों बातें तो हमने डिस्कस कर ली। अज्यूम दैट इन ईयर X2, हम कौन से ईयर में थे? फर्स्ट ईयर में थे। X1 जब हमें सबमिट करना है। अब बोल रहा है नेक्स्ट ईयर का एजम्पशन। अज्यूम दैट इन ईयर X2 XY हैज रिक्वेस्टेड AB टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब थोड़ा और काम करने के लिए बोल दिया होगा। An additional floor is required to be constructed and there is an increase in contract fee by ₹1 करोड़। अज्यूम करना है तो आज ही हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में ऐड कर लेंगे 1 करोड़। AB has incurred a cost of 20 lakh for getting the local authority approval, which it will be entitled to claim for XY in addition to the increase in the fixed fee. Claim मतलब रिम्बर्समेंट, मतलब लोकल अथॉरिटी से अप्रूवल लिया भाई, उसका काम तो नहीं था, कॉन्ट्रैक्टी का काम था, तो उसके लिए वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टी से रिम्बर्स करवा लेगा। तो 20 लाख ये भी लेना है उससे। तो हमारा टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना हो गया? 7.40 करोड़। क्लियर है? क्या चीज? मटेरियल के लिए बोला कि जितना इंक्रीज होगा कॉस्ट में उसका 20% हम आपसे ही चार्ज करेंगे। तो हमारा मटेरियल इंक्रीज हो रहा है 40% से, दैट इज 80 लाख वैल्यू। तो टोटल 80 लाख से इंक्रीज हो रहा है खर्चा, लेकिन हम कितना चार्ज करेंगे? टू द एक्सटेंट ऑफ 20%। तो 80 लाख का 20%, क्या चीज? ये तो 40% है, इसका आधा ही हम चार्ज करेंगे ना। यदि 40% 80 लाख हो रहा है, सपोज तुम्हारा 100 रुपए का मटेरियल का खर्चा होने वाला था, 40% से बढ़ गया, 40% बोले तो 40 रुपए से बढ़ गया, लेकिन तुम सरकार कॉन्ट्रैक्टी से कितना चार्ज करोगी? 20% ही चार्ज करोगी, अप टू 20%। तो 40% तुम्हारा 80 लाख है, तो 20% कितना होता है? 40 लाख। तो हम उतना ही चार्ज करेंगे ना उससे। ठीक है, समझ में आया कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू? तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या क्या आता है एक बार बताना मेरे को। Agreed fixed price, agreed कॉस्ट एस्केलेशन, इंसेंटिव, इंसेंटिव माइनस होगा पेनल्टी, प्लस होगा वेरिएशंस को एक्स्ट्रा काम है तो प्लस होगा, काम कम हो गया तो माइनस होगा, रिम्बर्समेंट, क्लेम्स वो भी ऐड होगा।
आई बात समझ में? एक बार फिर से बताना। अग्रीड प्राइस, cost escalation, कॉस्ट एस्केलेशन, पेनल्टीज माइनस होगा, इंसेंटिव्स ऐड होगा, क्लेम्स ऐड होंगे, रिम्बर्समेंट, वेरिएशन प्लस माइनस। क्लियर है? ये सारी चीजें मिला के मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बनता है। क्लियर है यहां तक? क्या ये प्रॉफिट है क्या 7.40 करोड़? नहीं, ये एक्स्ट्रा, ये तो रेवेन्यू है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? समाज सेवा करने के लिए काम किया, उतना ही खर्चा लग रहा है। तो 7.40 करोड़ रेवेन्यू, 7.40 करोड़ खर्चा, काम खत्म। प्रॉफिट और उसका जितना खर्चा, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? अरे भाई, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में एज पर शेड्यूल 3 पहला ही टर्म क्या था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? सेल्स। ठीक है, तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर के लिए सेल वैल्यू है। अब इसमें से ही अपने खर्चे माइनस करता है, तब जाके उसका नेट प्रॉफिट आता है। आई बात समझ में? रेवेन्यू का मतलब सेल वैल्यू। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस हो गया ना? हाँ, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने का 7 करोड़ 40 लाख रुपए ले रहे हैं। अब उसमें तुम्हारा जो खर्चा लगा एक्चुअल में, वो तुम माइनस करोगे, तुम्हारा एनपी आ जाएगा। रेवेन्यू क्लियर है? अब देखो, हाँ, ये एस्टिमेटेड हम लोग पहले देख गए, ये बजट ये हर साल बदलता जाएगा। रेवेन्यू तो फिक्स रहता है नॉर्मली, कॉस्ट हर साल बदलेगा। तुम जो सोच रहे हो, तुमने जो खर्चा कर दिया वो तो हो ही गया, फिर तुम साल के एंड में तुम्हारे बुक्स में कुछ तो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करोगे ना। वो प्रॉफिट किस बेसिस पे रिकॉग्नाइज करे, उसके लिए तुम्हें उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का कॉस्ट एस्टिमेशन होना पड़ेगा। तो दैट इज द नेक्स्ट पार्ट की कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट समझते हैं कि कॉस्ट कैसे निकालते हैं। कॉस्ट के लिए क्या होगा? डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट जो उस प्रोजेक्ट को करने में लग रहा है, प्लस कोई भी कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट इन जनरल। अब ये क्या होता है भाई? ये क्या होता है? पॉइंट नंबर 2 समझाओ। डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट हम समझाएं। आप बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग में सीमेंट लगा, लेबर लगा, मटेरियल लगा, बजरी लगी, ठीक है, वो क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट, उसको बनाने में ही लग रहा है वो। सेकंड पॉइंट समझाओ। आपका एक मैनेजर है, आपके 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। एक प्रोजेक्ट चल रहा है सपोज यहीं पे लोकल छतरीबाड़ी, एक प्रोजेक्ट चल रहा है लोखरा में। आपने एक मैनेजर अपॉइंट कर रखा है, वो मैनेजर आधा टाइम इधर रहता है, आधा टाइम उधर रहता है। अब आप मैनेजर को क्या देते होंगे? सैलरी। तो उसका सैलरी किस प्रोजेक्ट में चार्ज करोगे? प्रोपोर्शनेट, आधा टाइम इधर आधा टाइम उधर ना। दैट इज कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट इन जनरल। एक कॉमन खर्चा भी तो लग सकता है ना भाई। आपके 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन एक ही सुपरवाइजर दोनों तीनों जगह घूम घूम के देख रहा है, तो भाई उसका जो सैलरी है तीनों प्रोजेक्ट के कॉस्ट में जाएगा ना, प्रोपोर्शनेट में। उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट इन जनरल। क्लियर है? हो सकता है आपके पास में एक आरएमसी मशीन है, रेडी मिक्स कंक्रीट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें बड़े प्रोजेक्ट के अंदर में सारा सीमेंट वगैरह जो बनता है ना, फिर आप ढलाई के लिए डालते हैं। आपने एक बड़ी आरएमसी मशीन है, आपने प्रोजेक्ट ए के लिए भी उसको यूज कर रहे हो, प्रोजेक्ट बी के लिए भी यूज कर रहे हो, प्रोजेक्ट सी के लिए भी यूज कर रहे हो, तो भाई उसका खर्चा तो फिर क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा ना, अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट इन जनरल। क्लियर है? कोई दिक्कत? Any such other cost that are specifically chargeable to the customer or contractee under the terms of contract। मतलब टीएनसी में कुछ लिख के रखा हुआ था कि कल कोई, जैसे अभी था हमारा लीगल अथॉरिटी से जो अप्रूवल लेना हुआ, दैट इज एन एक्स्ट्रा कॉस्ट जो हमने पहले से लिख के रखा उसमें कि ऐसा कुछ हुआ तो वो पैसा आप ही दोगे, राइट। तो कोई भी ऐसा खर्चा जो हमने पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है कि वो हम किससे चार्ज करेंगे? कॉन्ट्रैक्टी से ही चार्ज करेंगे, तो वो भी तुम्हारा कॉस्ट का पार्ट आ जाएगा। जब हम चार्ज करेंगे तो रेवेन्यू में आ जाएगा। तो जब मेरा खर्चा हुआ कॉस्ट में गिनूंगा, कॉस्ट माइनस रेवेन्यू, तभी तो जीरो होगा ना वो। सोचो तुमने उसको कॉस्ट में नहीं गिना, तुमने बोला कि 100 रुपए में काम कर दूंगा, लेकिन तुम्हारा एक अप्रूवल लेना पड़ा एक डिपार्टमेंट में जाके, 10 रुपए का और खर्चा लगा।
तुमने बोला ये 10 रुपए आपको देना पड़ेगा, बोला ठीक है दे दूंगा, तो आपका रेवेन्यू हो गया 110। लेकिन कॉस्ट में यदि सोचो आप वो 10 रुपए नहीं काउंट करोगे तो आपका प्रॉफिट तो ज्यादा आ जाएगा ना। लेकिन क्या वो 10 रुपए आपका प्रॉफिट है क्या? आपका जितना लगा आपने उससे चार्ज कर लिया, तो भाई वो जो खर्चा है उसको कॉस्ट में भी तो काउंट करना पड़ेगा ना। आई बात समझ में? दैट इज द थर्ड पॉइंट, एनी सच अदर कॉस्ट that are specifically chargeable to the customer or contractee under the terms of contract। क्लियर है? समझ में आया? तो कॉस्ट में तीन चीज है, एक जो डायरेक्टली उस प्रोजेक्ट के लिए लग रहा है, एक वो जो कॉमन खर्चा है उस बिल्डर का या कॉन्ट्रैक्टर का, जो वो क्या करेगा, अपोर्शन करेगा सुटेबल बेसिस पे। एक ही कॉन्ट्रैक्ट में ना, क्या चीज? जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट लिया उसके अंदर में बहुत सारा एडिशनल वर्क आ रहा है। एडिशनल वर्क से क्या रिलेशन है यहाँ पे? जैसे बिल्डिंग बना रहा है फिर अलग से कुछ और उसी कैंपस में कुछ और बनाना, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट, वो तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उससे क्या रिलेशन है? उससे रिलेशन नहीं है। सपोज मैंने बोला ना एक बिल्डिंग में यहां बना रहा हूं, एक बिल्डिंग में लोखरा में बना रहा हूं, मैंने एक मैनेजर अपॉइंट कर रखा है। सपोज मैंने दोनों प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग मैनेजर अपॉइंट कर रखा है, तब फिर कोई मुझे खर्चा अपोर्शन करना है क्या? मैंने एक ही मैनेजर अपॉइंट कर रखा है जो दोनों प्रोजेक्ट को देख रहा है, तो भाई उसको जो सैलरी जा रही है वो मैं कौन से प्रोजेक्ट की कॉस्ट में दिखाऊं? वो दोनों प्रोजेक्ट दोनों अलग अलग है। हाँ, तो यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो जो सैलरी दे रहा हूं तो मेरा कॉस्ट ही हुआ ना। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट में जो खर्चा। हाँ खर्चा। तो भाई उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो मैंने उस सुपरवाइजर या मैनेजर को अपॉइंट किया है, तो उस मैनेजर को जो सैलरी दे रहा हूँ मेरे कॉस्ट में आएगा। तो वो तो ऐसे भी अलग ही अलग होगा ना, उसके लिए तो वो जो दूसरा वाला प्रोजेक्ट है वो कॉस्ट वो अपना कॉस्ट में अलग से दिखाएगा मैनेजर का खर्चा। फिर बोल रहा हूँ एक मैनेजर है, दो प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली मेरे चल रहे हैं, मैं उस मैनेजर को 1 लाख पर मंथ सैलरी देता हूँ, उसका 1 लाख रुपए जो पर मंथ सैलरी है मैं किस प्रोजेक्ट में दिखाऊं? 1 लाख इसमें दिखाना चाहिए, 1 लाख उसमें दिखाना चाहिए, दोनों तो अलग अलग प्रोजेक्ट है। देख रहे हो? टोटल में 1 लाख मिल रहा है, 2 मैं पैसा ही 1 लाख दे रहा हूं और कॉस्ट दिखाऊं मैं 1 लाख, 1 लाख 2 लाख रुपए। और प्रोजेक्ट तो दो अलग अलग है ना, तभी तो प्रोपोर्शनेट बांटेंगे प्रोपोर्शन में। दिन का 4 घंटा वो इधर, उसका टोटल ड्यूटी है 10 घंटा का, 4 घंटा मेरा प्रोजेक्ट ए में डिवोट करता है, 6 आवर्स प्रोजेक्ट बी में डिवोट करता है। 60,000 और 40,000 इट्स टू लॉजिकल कि भाई जो जितना टाइम डिवोट करेगा तुम उतना ही तो वहां चार्ज करेगा ना। भाई 1 लाख इस प्रोजेक्ट में चार्ज कर दो, 1 लाख मतलब सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट ही बेवकूफ है, कॉन्ट्रैक्टर ही खाली सियाना है। अरे भाई एक ही आदमी 2 जगह टाइम डिवोट कर रहा है तो वैसे ही चार्ज करेगा ना वो। समझ में आया? हम बता नहीं पा रहे, बताना था हमको। कोशिश करो कुछ और दूसरा चीज लो एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के अंदर में जो मुझे बांटनी होती। देखो और एक एग्जांपल देता हूं, आपके 1 किलोमीटर रेडियस भी नहीं, हाँ समझ लो 1 किलोमीटर रेडियस में 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। बिल्डिंग को बनाने में मटेरियल लगता है सीमेंट वगैरह, एंड सीमेंट को बहुत अच्छे से रखना होता है, थोड़ा पानी वानी लग गया तो खराब हो जाएगा, तो आपने उसके लिए एक गोडाउन लिया। उस गोडाउन में प्रोजेक्ट ए का सीमेंट भी रखते हो, प्रोजेक्ट बी का सीमेंट भी रखते हो, ठीक है। अब जो सीमेंट का खर्चा है जितना प्रोजेक्ट ए में लगा वो उसके कॉस्ट में चला जाएगा और जितना प्रोजेक्ट बी में लगा उसमें चला जाएगा, लेकिन वो जो गोडाउन का रेंट है उसको क्या करोगे? प्रोपोर्शनेट करेंगे। यदि सुटेबल बेसिस पे नहीं बांट पा रहे हैं तो 50% इस प्रोजेक्ट में 50% इस प्रोजेक्ट में चार्ज कर देंगे। समझा? क्लियर है? तो दैट इज कॉस्ट एट्रीब्यूटेड टू कॉन्ट्रैक्ट इन जनरल। क्लियर है? पॉइंट नंबर 3 क्लियर है? कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट जैसे लीगल अथॉरिटी से अप्रूवल लेना है या फिर कोई भी कुछ बीच में एक्स्ट्रा खर्चा आ गया जो हम कॉन्ट्रैक्टी से चार्ज करेंगे वो भी हमारा कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। इफ रेवेन्यू का पार्ट बन रहा है तो ऑब्वियस बात है वो कॉस्ट का भी पार्ट बनेगा। सिर्फ आपने रेवेन्यू का पार्ट बनाया तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा ना, तो आपको उतना ही पैसा कॉस्ट का भी पार्ट बनाना पड़ेगा। कॉस्ट क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन कैसे पता करते हैं? द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मे बी असर्टेन बाय फॉलोइंग सर्टेन मेथड सच एज द कॉमनली यूज क्या पता है? परसेंटेज कंप्लीशन। पहला है द प्रोपोर्शन दैट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू द रिपोर्टिंग डेट इन रिलेशन टू द एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। सपोज आपका एस्टिमेशन था 100 करोड़ लगेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, लगेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस्ट।
100 करोड़ का खर्चा लगेगा बिल्डिंग को या फिर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, एंड अभी तक करंट फाइनेंशियल ईयर में आप 20 करोड़ एक्सपेंस कर चुके हैं। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना लगेगा? 100 करोड़, और करंट फाइनेंशियल ईयर के एंड में आप कितना खर्चा कर चुके हो? 20 करोड़। तो कितना परसेंटेज प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया? 20%. That is point number 1 in relation to the cost. The proportion that contract cost incurred up to the reporting date in relation to the total estimated contract cost. एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। सर्वे का मतलब इंजीनियर या किसी को बुलाएंगे, थर्ड पार्टी को, वो सर्वे करेगा। जैसे मैंने बोला कि भाई यार 50% काम हो चुका है, जैसे आप लोग घर पे काम करवाते हो, बोलते हैं ना भैया मेरा एंड से तो इतना काम हो चुका है, तुम लोग क्या करते हो? जाके देखते हो कहाँ हो गया भैया, यहाँ पे तो ये काम करने के लिए बोला था, यहाँ ये काम, ये तो अभी तक हुआ ही नहीं है। किस बेसिस पे आप बोल रहे हो 50% काम हो गया? मेरे हिसाब से तो अभी तक आपका 30% काम हुआ, राइट? अब जब आप बोलोगे और सामने कॉन्ट्रैक्टर, यू आर द कॉन्ट्रैक्टी एंड सामने कॉन्ट्रैक्टर है, दोनों में बहस हो जाएगी कि आप तो कभी बोलोगे नहीं पूरा काम हो गया, राइट? तो आप क्या करते हो? थर्ड पार्टी को अपॉइंट करते हो, जो आएगा जैसे इंटीरियर डिजाइनर आएगा, वो बोलेगा नहीं नहीं 50% कहां काम हुआ है, अभी तक तो सिर्फ 40% काम हुआ है। दैट इज द सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। क्लियर है? तीसरा है कंप्लीशन ऑफ फिजिकल प्रोपोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर्क। 5 तल्ला का बिल्डिंग बनाने बोला, 2 तल्ले 2 स्टोरेड कंप्लीट है, 3 तल्ला अभी भी बाकी है बनाना। दिखाई दे रहा ना फिजिकल फॉर्म में कि फिजिकली 2 तल्ले बन के रेडी है, मतलब उतना परसेंटेज काम हो गया। यानी आई बात समझ में? क्लियर है? बाकी 3 फ्लोर नहीं बना तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है। तो 3 तरीका है। पहला तरीका है कॉस्ट के बेसिस पे, जितना टोटल खर्चा लगना है उसमें से जितना लग चुका है उस बेसिस पे निकालो, उसको हम बोलते हैं परसेंटेज कंप्लीशन ऑन कॉस्ट। टोटल जितना खर्चा लगना था, जैसे 100 करोड़ लगना था, टिल द ईयर 20 करोड़ हो चुका एक्सपेंस, यानी आपके हिसाब से कितना परसेंट कंप्लीट हो गया? 20%। दैट इज परसेंटेज कंप्लीशन ऑन कॉस्ट। या फिर क्या है, आपने बोला 20% कंप्लीट हो गया ऑन बेसिस ऑफ कॉस्ट, फिर थर्ड पार्टी आया सर्वे करने के लिए, उसने बोला नहीं 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 नहीं, अभी तक तो 15% ही हुआ है, तो 15% कंप्लीशन मानेंगे। सामने वाला कॉन्ट्रैक्टर कितना परसेंट कंप्लीशन मानेगा? 15%। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपने बुक्स में कितना कॉस्ट दिखाएगा? 20%। भाई उससे तो खर्चा हो चुका है ना, वो बात अलग है, कॉन्ट्रैक्ट ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन आगे चल के तो एक्सेप्ट करेगा ना। आज वो 5% कम मान रहा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में जाके मेरा वो 5% वर्क को एग्री कर जाएगा, बट मेरा कॉस्ट तो आई बात समझ में? तो 3 तरीके हैं परसेंटेज कंप्लीशन देखने के लिए। पहला हो गया प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट, दूसरा हो गया सर्वे, तीसरा हो गया प्रोपोर्शन ऑफ फिजिकल प्रोपोर्शन। क्लियर है? परसेंटेज कंप्लीशन कैसे निकालते हैं? एक्चुअल कॉस्ट जितना लग चुका डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट इनटू 100, यानी 20 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 करोड़ इनटू 100, तो 20% आ गया था हमारा। क्लियर है? अब ये एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट क्या होता है? जितना खर्चा लग चुका प्लस आज तुम्हें क्या लग रहा है कि कंप्लीट करने में और कितना खर्चा लगेगा, उसको ऐड कर दो, दैट इज द एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। बिकॉज एक्चुअल कॉस्ट कभी नहीं हो सकता, एक्चुअल कॉस्ट मींस पूरा काम हो चुका, एस्टिमेटेड ही होगा। तुमको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है 5 साल में, पहला साल में तुमने कुछ काम किया होगा, तो फर्स्ट ईयर में जितना खर्चा लग चुका और 4 साल काम करने में कितना खर्चा लगेगा एस्टिमेटेड, वो ऐड करोगे तभी तो तुम्हारा क्या निकलेगा? एस्टिमेटेड टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर जितना लग चुका, तो उस पर हम परसेंटेज निकाल पाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत पॉइंट नंबर 11 में? Point number 12. As per AS7, the percentage completion method should not be used unless it is possible to make a reasonable estimate of the final outcome of the contract. यानी बोलता है परसेंटेज कंप्लीशन आप तब तक मत लो जब तक हम लोग क्या नहीं कर सकते कि फाइनल आउटकम का मतलब फाइनल आउटकम का हम लोग एस्टिमेशन नहीं कर सकते, तो परसेंटेज कंप्लीशन भी नहीं होता। जितना काम हो गया हम उतना ही लेंगे। आई बात समझ में? यदि आप एस्टिमेट कर सकते हो कि मेरा फाइनल आउटकम में कितना क्या होने वाला है, तब जाके हम लोग परसेंटेज कंप्लीशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है? नंबर 13 बहुत इजी पॉइंट है। द आउटकम ऑफ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली व्हेन ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के केस में
आउटकम कैसे डिसाइड करेंगे? टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मेजर कर सकते हैं, पहला चीज कि हम सेल वैल्यू पता कर सकते हैं। दूसरा, इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रैक्ट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज, कि लगता है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके हमें फायदा होने वाला है। दूसरा, थर्ड, both the contract cost to complete the contract and the stage of contract completion at the reporting date can be measured reliably। यानी at the reporting date का मतलब ईयर एंड में आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना लग चुका है, ठीक है, प्लस कितना परसेंटेज मेरा कंप्लीट हो चुका है वो हम पता कर सकते हैं। फोर्थ, the contract cost attributable to the contract can be clearly identified and measured reliably so that actual contract cost incurred can be compared with prior estimation। यानी जस्ट क्या बोल रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का पता कर सकते हो। यानी फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के केस में आपको कैसे दिखाना है? पहले तो आप टोटल रेवेन्यू पता कर सकते हैं, फिर आपको लगता है कि इसको कंप्लीट करके आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। थर्डली, कॉस्ट पता कर सकते हैं, स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन पता कर सकते हैं, और कॉस्ट कितना लग चुका उसको आप प्रॉपर्ली पता कर सकते हैं। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू दिखाते हैं। अदरवाइज जब काम कंप्लीट होगा तभी हम दिखाएंगे, ठीक है। इसका कोई ऐसे दिमाग में रखने का जरूरत नहीं, कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं आता, ठीक है। जस्ट पार्ट ऑफ द एएस है कि फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या कंडीशंस देखना होता है। ज्यादातर इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। तो ये पॉइंट इतना रेलिवेंसी नहीं, लेकिन पॉइंट नंबर 11, 12 एंड 10 तो ठीक है, काम कर। 10 से थ्योरेटिकल बन सकता है कि किस तरीके से आप लोग परसेंटेज कंप्लीशन पता कर सकते हैं। 3 तरीका है, क्या क्या है? फिजिकल प्रोपोर्शन, सर्वे, परसेंटेज कंप्लीशन ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है। 13, 14 आराम से बाद में भी डिस्कस करेंगे, उसका भी रेलिवेंसी नहीं तो आपको समझ में भी इतना नहीं आएगा। ये देखना पॉइंट नंबर 15 काम का, ये अपने को हर क्वेश्चन में काम आएगा। Whenever total expected contract cost exceed total contract revenue, मतलब लॉस में जाने वाला प्रोजेक्ट, मेरा कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट इज हायर देन द रेवेन्यू, तो कॉस्ट ज्यादा लगने वाला है, रेवेन्यू कम होने वाला है, इसका मतलब क्या है? लॉस होगा। तो प्रूडेंस का ही बोलता है आज ही उसको रिकॉर्ड कर लो, मतलब उसका प्रोविजन बना लो। तो दैट इज व्हाट लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली एज एन एक्सपेंस। एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट वी मस्ट मेक ए प्रोविजन फॉर ऑल एक्सपेक्टेड लॉसेस। आई बात समझ में? दो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें लग रहा है आज ईयर एंड की कैलकुलेशन के हिसाब से हमें तो ऐसा लग रहा है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में नुकसान होगा, तो जितना आपको लग रहा है लॉस होगा उतना ही आप क्या करोगे? प्रोविजन क्रिएट करोगे। आई बात समझ में? अब देखो, फाइनल आउटकम ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली, यानी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का हम लोग पता कर सकता है। तब बोलता है बुक्स में रेवेन्यू एंड कॉस्ट कैसे दिखाओगे? एज पर परसेंटेज कंप्लीशन, जितना जितना काम हो गया उतना उतना रेवेन्यू और कॉस्ट आप दिखाओगे। लेकिन कल को फाइनल आउटकम आप पता ही नहीं कर सकते, शायद प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं होगा, बीच में अटक जाएगा, कुछ भी रीजन हो सकता है स्टे ऑर्डर आ गया है, हो सकता है आपके पास रिसोर्सेज नहीं है काम खत्म करने के लिए। ड्यूरिंग द जर्नी आप देखना आते जाते आपको कुछ बिल्डिंग्स मिलेगी जो सालों से ऐसी पड़ी है, आधी अधूरी कंस्ट्रक्ट हुई हुई, आप वो डिस्प्यूटेड हो सकती है, ठीक है, या फिर स्टे ऑर्डर आ गया है, इलीगल तरीके से हम लोग बना रहे थे या कुछ भी हो रहा था, अब वो क्या है वैसी पड़ी है, यानी वहां पे क्या फाइनल आउटकम अनसर्टेन है कि होगा भी या फिर नहीं होगा। तो बोलता है जब आप लोग फाइनल आउटकम को रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर सकते तब आपको क्या करना है? रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड टू द एक्सटेंट कॉस्ट इज इनकर्ड ऑफ विच रिकवरी इज प्रोबेबल। सपोज आप एक प्रोजेक्ट बनाने गए, ठीक है, प्रोजेक्ट बनना था 5 तल्ला का बिल्डिंग था, आपने बनाना चालू किया, 2 या 3 तल्ला तो बना भी दिया, अचानक से स्टे ऑर्डर आ गया, किसका परमिशन से आप 5 तल्ला बना रहे हैं? आपके पास तो परमिशन भी नहीं है। अब ये कोर्ट में चल रहा है केस, पता ही नहीं है कब खत्म होगा, उसी के बीच में 2-3 आदमी और केस कर दिए,
इस प्रॉपर्टी में तो हमारा भी हक है, आपने हमारी परमिशन के बिना बनाया, हमें तो पैसा दिया ही नहीं है, राइट। इस तरीके से केसेस चल रहा है, वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई। अब आता पता भी नहीं ये प्रोजेक्ट, जैसे आप जाना ये विश्वरत्न वाली लेना, इसमें ना विश्वरत्न से थोड़ा पहले, काफी पहले एक बिल्डिंग दिखेगी तुम्हें, बड़ी सारी बिल्डिंग है अनकम्प्लीटेड, ऐसे ही पड़ी, वो सालों से पड़ी है, ठीक है, सालों से वो बिल्डिंग ऐसे ही पड़ी है, अब वो कंप्लीट ही नहीं हो रही, बहुत बड़ा डिस्प्यूट है या कुछ भी है, या फिर बिल्डर के पास पैसा खत्म हो गया या कुछ भी हो गया, XYZ, एक्चुअल रीजन नहीं पता, बट वो ऐसी ही पड़ी है। अब वहां पे क्या होगा, जो बिल्डर ने उतना काम किया तो वो बुक्स में कैसे रेवेन्यू या कॉस्ट दिखा रहा होगा, बोलता है जितना खर्चा कर दिया उसमें से जितना रिम्बर्सिबल पोर्शन है उसी को आप रेवेन्यू मानोगे। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड टू द एक्सटेंट कॉस्ट इज इनकर्ड ऑफ विच रिकवरी इज प्रोबेबल। बाकी तो गया भाई पैसा, कुछ नहीं मिलने वाला, तो रेवेन्यू कितना दिखाएंगे हम, जितना खर्चा हो गया उसमें से जो रिम्बर्स हो सकता है, यानी जो मिल जाएगा मुझे, उतना ही तुम रेवेन्यू मानोगे। कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। कॉस्ट तो जितना लग चुका वो हम दिखाएंगे, तभी तो बुक्स में लॉस आएगा ना। सपोज आपने 50 लाख का खर्चा कर दिया, अब वो बिल्डिंग आधी अधूरी है, झगड़े में चली गई, पता नहीं कब रिजॉल्व होगा, तो 50 लाख का कॉस्ट तो लगेगा ना, तो कॉस्ट तो हम कितना दिखाएंगे, 50 लाख। अब रेवेन्यू कितना दिखाएं, अब हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टी ये बोले कि भैया बिल्डिंग खत्म करने का बात हुआ, ये तो बिल्डिंग खत्म भी नहीं हुई, तो आपको कोई पैसा नहीं दूंगा, कोई पैसा नहीं दूंगा, तो रिम्बर्सिबल कितना हो गया, 0, तो मेरे लिए रेवेन्यू, कॉस्ट, लॉस 50 लाख। लेकिन कॉन्ट्रैक्टिव बोलता है देखिए भैया काम ही नहीं हुआ, कैसे पूरा पैसा दे, एक काम करते हैं हम आपको 50% पैसा दे देंगे जितना आपका खर्चा लगा, तो 50 लाख पे वो कितना दे देगा, 25 लाख, तो मेरा रेवेन्यू कितना होगा, 25 लाख, कॉस्ट, लॉस 25 लाख। समझ में आया। तो बोलता है कोई भी प्रोजेक्ट का यदि फाइनल आउटकम आप पता कर सकते हैं, मतलब आपको लगता है ये कंप्लीट हो जाएगा, तब तो परसेंटेज कंप्लीशन के हिसाब से ही आप लोग बुक्स में रेवेन्यू एंड कॉस्ट दिखाओगे। लेकिन यदि फाइनल आउटकम होने का चांसेस ही नहीं है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, रेवेन्यू कितना दिखाओगे, जितना कॉस्ट रिम्बर्स हो जाएगा उतना तो रेवेन्यू दिखाएंगे, और कॉस्ट कितना दिखाएंगे, जितना एक्चुअल लगा है तुम्हारा। क्लियर है ये चीज। बाकी थर्ड पॉइंट वैसे था, एक्सपेक्टेड लॉस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इमीडिएटली, क्योंकि लॉसेस के लिए तो प्रूडेंस यही बोलते हैं ना, जिस साल लग रहा है उसी साल आपको बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 17 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एज पर ईयर्स 5। ठीक है, कल को आपने कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू सोचा था कि यार इसको बनाने में 50 लाख, बाद में बदल गया 70 लाख, तो चेंज इन एस्टिमेट ही तो है। कॉस्ट कुछ सोचा था, कुछ और लग गया, चेंज इन एस्टिमेट से, क्योंकि इसका तो कुछ है नहीं। फिर आउटकम ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज अकाउंटेड फॉर। आउटकम ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, आपको लगता था 2 साल में खत्म हो जाएगा, 3 साल हो गया, या फिर आपको लगता था 5 साल में कंप्लीट होगा, बट वो 3 साल में काम हो गया, दैट इज आउटकम, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो ये सब कुछ भी होगा तो हम लोग उसको कैसे दिखाएगा, एज पर ईयर्स 5, जस्ट एक डिस्क्लोजर ही देना होता है, दैट इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। क्लियर है। तो इस पॉइंट का इतना रेलेवेंसी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में नहीं आएगा, लेकिन बाकी सारा आने वाला है। डिस्क्लोजर पार्ट अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि जितना डिस्कस किया है उसका प्रैक्टिकल कंसेप्ट समझना पड़ेगा। एक बार फिर से बताओ, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या क्या आएगा, कॉस्ट एस्केलेशन, एग्रीड प्राइस, इंसेंटिव्स, पेनल्टीज माइनस होगा, क्लेम्स, वेरिएशंस, ठीक है, प्लस भी हो सकता है या फिर वेरिएशंस। क्या था, अगर एक्स्ट्रा में कुछ काम करवाया तो फिर उसका जो कॉस्ट होगा वो और ऐड हो जाएगा। अगर जितना काम किया तो बोलेगा ठीक है छोड़ो ये वाला काम नहीं करना है, तो फिर वो माइनस हो जाएगा। ठीक है। कॉस्ट में क्या क्या आएगा, डायरेक्टली उस प्रोजेक्ट को करने में जो लग रहा है खर्चा, वो एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, क्लेम्स, इन शॉर्ट क्लेम्स जो रिम्बर्स करेगा कॉन्ट्रैक्टी, वो सारा भी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। हाँ हाँ, वो तो लिखना ही पड़ेगा।
कि एक्स्ट्रा कोई भी खर्चा वर्चा लगा तो आप ही बियर करेंगे, तो जब वो बियर करेगा वो तो हमें देगा बाद में, आज हमारे पॉकेट से लग गया तो हम उसको अपनी रेवेन्यू में काउंट करेंगे और कॉस्ट में भी काउंट करेंगे। क्लियर है? देखो नंबर 1, X Limited commenced construction on 1st of April X1. The fixed price contract है, the fixed contract price agreed was 2 lakh, मतलब मेरा revenue is 2 lakh, fixed price में तो fix ही रहता है 2 लाख। The company incurred rupees 81,000 in X1 X2 for 45% work। कंपनी के हिसाब से कितना परसेंट काम हो गया? 45%, एंड रिसीव्ड 79,000 एज प्रोग्रेस पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर। भाई ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में यदि प्रोग्रेस पेमेंट्स नहीं मिलेगी, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। समझ लो 100 करोड़ 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, थोड़ी ना आप 100 करोड़ 200 करोड़ पहले खुद के पॉकेट से लगाओगे और फिर पैसा मिलता है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, समझ लो आपने 5 करोड़ का काम कर दिया तो 5 करोड़ का बिल बना के देते हो, उनके अकॉर्डिंग यदि 5 करोड़ का हो गया तो आपको 5 करोड़ आज ही मिल जाएंगे, मतलब रिम्बर्स हो जाएंगे, या फिर उनके अकॉर्डिंग नहीं 5 करोड़ का तो काम नहीं हुआ अभी तक, 4 करोड़ का ही हुआ है तो 4 करोड़ का आपको मिल जाएगा पैसा, तब जाके वो रोटेशनल मनी चलता रहता है। ऐसा नहीं है पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो तो पैसा मिलता है, ऐसा नहीं होता है। तो प्रोग्रेस पेमेंट में कितना मिल चुका? 79,000। द कॉस्ट इनकर्ड इन X2 X3 was 89,000 to complete the rest of work. Show the extract of the P&L and customer account for the related years. Related years मतलब 2 साल के लिए आपसे क्या मांगा? P&L मांग लिया, 2 साल का कस्टमर अकाउंट, यानी X लिमिटेड कौन? Who is X लिमिटेड? कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बनाना है। तो एक बात समझना, जब कॉन्ट्रैक्टी ने हमें प्रोजेक्ट दिया तो हमने बुक्स में कुछ जर्नल की होगी, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना? मैं तो उसको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मान रहा हूं, तो हमने क्या एंट्री किया होगा? 1 अप्रैल को क्या किया होगा? 2 लाख रुपए उससे लेना है, ठीक है, मान के चलते वो था। लेकिन क्या बिल बना दिया था? बिल ही नहीं बनाया, ये तो जस्ट क्या है, प्रोजेक्ट मिला है। तो जब प्रोजेक्ट मिला है उस टाइम तो जर्नल नहीं करते हम, बट दिमाग में ये एंट्री कर लिया होगा कि कॉन्ट्रैक्टी से कितना मिलना है? 2 लाख रुपए, लेकिन उसके लिए सेल करना भी तो पड़ेगा उसको, यानी एक तरह से तो ये क्या है? ऑर्डर मिला है। जब मैंने बात किया था ना एक बार बीच में एग्जांपल जो लिया था कि आपने मुझे ऑर्डर प्लेस किया है, ये तो जस्ट क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्टी ने हमें ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब हमें काम करके देना है। पहले साल के एंड में आपका खर्चा कितना लग चुका? जो कॉस्ट लग चुका वो मेरा पीएनएल में आएगा, ये X1 X2 का पीएनएल में आएगा। टू कॉस्ट, चलो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट लिख दे, टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना? 81,000। ठीक है, पहले साल आप कितना रेवेन्यू अपने बुक्स में दिखाओगे, कितना सेल्स हो गया? यस, कितना परसेंट काम कर दिया हमने? 45%। तो टोटल काम करने में 2 लाख मिलना है और 45% करंट ईयर में काम हो चुका, तो उतना तो हम करंट ईयर का सेल्स मान लेंगे ना। तो मैंने कितना सेल्स दिखाऊंगा? तो सेल्स तो पीएनएल का क्रेडिट में, ट्रेडिंग एंड पीएनएल यहाँ एक ही साथ समझ लो, ठीक है। तो बाय कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 90,000 रुपए, 90,000 का सेल वैल्यू, और हमने खर्चा कितना किया? का मतलब उस ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है एनपी 9,000। ये क्लियर है? तो उस साल X1 X2 में जब तुम कस्टमर अकाउंट बनाओगे, तुम्हारे लिए तो कॉन्ट्रैक्ट ही क्या है? कस्टमर है। तुम्हें उससे कितना लेना है? 90,000 का बिल बनाया तो 90,000 लोगे ना, तुम्हारे बुक्स में डेटर कितने का बनेगा? वो क्या 2 लाख का बिल बना दिया क्या पहले साल में? अरे 2 लाख का तो प्रोजेक्ट मिला था, फर्स्ट ईयर में आप कितने का बिल बना के दे रहे हो उसको? 90,000 का 45%, दैट इज आप क्या कर रहे हो? 90,000 उससे लेना है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। कस्टमर है तो डेबिट साइड में आएगा ना, करते हो ना डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू,
कितना दे दिया उसने 79,000 बाय बैंक 79,000 और बाकी पड़ा है। मैंने बोला ना भाई आप जितना मांगते हो उतना देता है क्या, नहीं कुछ तो रोक लेता है, उसी को रिटेंशन मनी बोलते हैं। ठीक है, उसने रिटेन कर लिया अपने पास में, कल को काम नहीं किया तो बाकी बचा हुआ। तो बाय बैलेंस CD 11,000। क्लियर है ये? पहला साल क्लियर है। सेकेंड ईयर देखो, जब आप सेकेंड ईयर का पीएनएल बनाओगे, सेकेंड ईयर में आपने और कितना खर्चा किया 89,000। रेवेन्यू कितना दिखाओगे 50% बचा हुआ? हाँ 1,10,000 तो एनपी कितना, ये सेकेंड ईयर का पीएनएल। तो ऑलरेडी हमें कस्टमर से लेना था ऑन 1 अप्रैल X2 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,000 और कितना बिल बना दिया 1,10,000 का। क्या उसने पूरा पैसा दे दिया क्या? अज्यूम हाइपोथेटिकली काम खत्म हो गया तो दे ही दिया होगा। 89 कब दिया? 89 तो कॉस्ट है बाबा, आपका तो काम ही खत्म हो गया ना। तो 31 मार्च X3 अज्यूमिंग कि उसने पूरा पैसा दे दिया हमें, इससे तो 2 लाख ही मिलना था। दैट्स इट। यानी इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में फायदा कितना हुआ 30,000 रुपए का। समझ में आया? पहले साल के अकॉर्डिंग 9,000 तो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर चुके थे, नेक्स्ट ईयर और कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज किया, तो टोटल 30,000 का फायदा हुआ ना प्रोजेक्ट को करने में। समझ में आया थोड़ा बहुत? परसेंटेज कंप्लीशन वो नीचे में बाय बैंक 2 लाख थोड़ी आएगा 1,10,000 प्लस 11 कितना 1,21,000 121 आएगा। पीएनएल और कस्टमर अकाउंट थोड़ा बहुत समझ में आया। पीएनएल में हम सब करंट ईयर का दिखाते हैं एज पर अक्रूवल बेसिस, और डेटर अकाउंट में क्या दिखाते हैं जितना हमने बिल बना दिया उसमें से जितना उसने दे दिया ठीक है, जो नहीं दिया वो कैरी फॉरवर्ड चल रहा है बैलेंस सीडी। ये तो शायद होगा। इसमें दिक्कत किसी को? नंबर 2 ऐसे ही रफ में खुद बनाओ तो। हाँ नंबर 2 नंबर 1 तो करंट ईयर में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अग्रीड वाज रिम्बर्सेबल कॉस्ट प्लस 10%। तो कितना चार्ज करेंगे हम? रिम्बर्सेबल कितना है करंट ईयर में 90,000 प्लस उसका 10% कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है ये तो बाय कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना दिखाएंगे हम 90,000 प्लस 10% 99,000। कॉस्ट इनकर्ड कितना किया 1 लाख। ठीक है। Further non-reimbursable costs to be incurred to complete the contract are estimated at 5,000 यानी और 5,000 का खर्चा होगा। करंट ईयर के अकॉर्डिंग हमारा कितना हो रहा है 1 लाख का खर्चा हुआ और 99,000 का रेवेन्यू, मतलब 1,000 का लॉस है और 5,000 का कॉस्ट होगा। दैट इज ऑल्सो नॉन रिम्बर्सिबल, मतलब ये हमारा पॉकेट से जाएगा और इसका पैसा भी नहीं मिलना, तो ये भी तो लॉस है। तो फ्यूचर एस्टिमेटेड लॉस का क्या करना है? प्रोविजन to provision for loss 5,000। provision is a charge against the profit, तो net loss current year का कितना आ गया by net loss 6,000। समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स है 6 लाख, कॉस्ट इनकर्ड 3,90,000, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, एस्टिमेटेड कितना खर्चा और लगेगा
2,60,000, तो यानी टोटल कॉस्ट कितना लगने वाला है? 6,50,000। 390 लग चुका है, 260 और लगेगा तो 6,50,000। तो क्या हम करंट ईयर में पूरा का पूरा 6 लाख को रेवेन्यू मान ले क्या? जितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है उतना ही तो करंट ईयर में आप बिल बना के दोगे। अरे सामने वाला थोड़ी ना पूरा 6 लाख दे देगा। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में 6.5 लाख का खर्चा लगेगा और अभी तक आपने 3,90,000 ही इनकर किया है, तो कितना परसेंटेज कंप्लीट हो गया? 60% वर्क कंप्लीट हो गया। तो हम हमारे पीएनएल में बाय कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना दिखा पाएंगे? 60% ऑफ फिक्स प्राइस, यानी 6 लाख का 60% बोले तो 3,60,000। कॉस्ट कितना लग गया? 390। अब देखो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके मिलेगा 6 लाख और एस्टिमेशन के हिसाब से मेरा टोटल खर्चा लगेगा 6,50,000। तो 50,000 का आपको क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है। 50,000 का टोटल लॉस दिख रहा है आपको। लेकिन करंट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, करंट ईयर के हिसाब से आप 3,90,000 इनकर कर चुके हो और आपको रेवेन्यू कितना है? 360। तो करंट ईयर के हिसाब से नुकसान कितना? 360 का रेवेन्यू और 390 का कॉस्ट, 30,000 तो करंट ईयर में ही लॉस बुक हो गया। टोटल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना लॉस होगा? 50,000। तो 30,000 तो करंट ईयर में दिख रहा है। ये 20,000 का जो लॉस है वो कब होगा? फ्यूचर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आज ही प्रोविजन बनाएंगे ना। प्रूडेंस क्या बोलता है? तो टू प्रोविजन फॉर लॉस 20,000, तो बाय नेट लॉस कितना? 50,000। क्लियर है? कोई दिक्कत फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर के पीएनएल में प्रॉब्लम? सेकेंड ईयर का पीएनएल कैसे बनेगा? सेकेंड ईयर के पीएनएल में बाय कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना आएगा? 40%। बचा हुआ 2,40,000। खर्चा कितना लगा? 260। तो क्या दिख रहा है? 20,000 का। लेकिन वो लॉस तो तुम पहले ही बुक्स में दिखा चुके हो। प्रोविजन बनाया ना, तो प्रोविजन ही तो रिवर्स होगा, यूटिलाइज होगा। बाय प्रोविजन फॉर लॉस 20,000। बस एक क्वेश्चन और करता 5 मिनट। क्लियर है ये? नंबर 4 में डाउट? क्योंकि यहां पे रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का 3 तरीका था। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन टू कॉस्ट, सर्वे, या फिर फिजिकल प्रोपोर्शन। तो यहाँ फिजिकल प्रोपोर्शन पॉसिबल नहीं है, सर्वे पॉसिबल नहीं, तो क्या बचा? परसेंटेज कंप्लीशन टू कॉस्ट। ठीक है, परसेंटेज कंप्लीशन टू टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है दीक्षा। नंबर 3 लास्ट डिस्कस करते हैं। Number 3, PQ and associate undertakes a construction contract, the details of which are provided as below. Total contract value 40 लाख, यानी contract revenue है। Cost incurred to date 3 lakh. Estimated future cost of completion 30 lakh. Work completed 10%. The work has started some time ago and there is an uncertainty with respect to the outcome of the contract. जब अनसर्टेनिटी होता है इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या होता है? जितना कॉस्ट रिम्बर्स हो सकता है उतना ही रेवेन्यू मानते हैं और जितना खर्चा कर चुके उतना हम कॉस्ट दिखाते हैं। तो यहाँ पे कितना रिम्बर्स हो सकता है? हाँ, पूरा जितना खर्चा लगा है उसको लग रहा है पूरा का पूरा रिम्बर्स हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना दिखाएंगे? 3 लाख और कॉस्ट 3 लाख, तो प्रॉफिट 0। समझ में आया? क्लियर है? अनसर्टेनिटी ऑफ आउटकम होता है तब, और यहाँ पे अनसर्टेनिटी नहीं होता तो हम लोग परसेंटेज कंप्लीशन पे दिखाते हैं। ठीक है,
अनसर्टिनिटी नहीं होता तो मेरा पीएनएल कैसा बनता? 4 लाख टू एनपी 1 लाख। समझ में आया भाई जी? ठीक है। नहीं आया? अरे दो सिचुएशन था, दो सिचुएशन है, एक होता है फाइनल आउटकम हम पता कर सकते हैं और एक है फाइनल आउटकम पता नहीं कर सकते। जब फाइनल आउटकम होना ही नहीं, मतलब बिल्डिंग कंप्लीट ही नहीं होगा, उस कंडीशन में क्या बोलता है, परसेंटेज कंप्लीशन गया तेल लेने, आपका जितना खर्चा लग चुका उसमें से जितना आपको पैसा मिल जाएगा उतना आप रेवेन्यू मानो और कॉस्ट से कंपेयर कर लो तो प्रॉफिट लॉस पता चल जाएगा। लेकिन फाइनल आउटकम अनसर्टिनिटी नहीं है, मतलब फाइनल आउटकम होगा, दैट मीन्स उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, परसेंटेज कंप्लीशन। यहाँ पे मेरा परसेंटेज कंप्लीशन कितना है, 10%, तो मेरा जितना टोटल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने में 40 लाख मिलेगा उसका 10% तो आज ही रेवेन्यू मान लो कि उतना काम मैंने कर दिया और उसके लिए मैंने खर्चा कितना कर दिया, 3 लाख, तो मेरे बुक्स में नेट प्रॉफिट करंट ईयर में कितना दिखेगा, 1 लाख। यदि आप सोचो 4 साल या 5 साल के बाद जाके बुक्स बनाओगे तो बेचारा ऐसे लगेगा कि पूरा साल काम करके उसने कुछ किया ही नहीं, क्या कमाया ही नहीं है क्या? अरे कमाया तो होगा ना, क्योंकि हम लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं कैसे बनाते हैं, एक्रूअल बेसिस पे, तो अक्रू तो हो चुका ना। क्लियर है आई बात समझ में? तो इतना चीज आप लोग रिवाइज करोगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, वी नीड टू डू दिस। कितना है अराउंड, तो कल अपन इसको खत्म कर देगा। 23 कहाँ है, 26। ठीक है, तो इतना रिवाइज कर लेना, फिर विल डू और आगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।